गाइस हार्डली 2 months आर रिमेनिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। आगे की 2 महीने की स्ट्रैटेजी कैसे हो, एग्जैक्टली फोकस कहाँ पे करना है। यूपीएससी का प्रीलिम्स 1.5-2 महीने में आपने क्लियर कर लिया था। नेक्स्ट 60 डेज का स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। करंट अफेयर सीसेट के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस। टेस्ट देते हैं लेकिन स्कोर्स ही नहीं इंप्रूव होते। टेम्परामेंट पे एग्जैक्टली काम कैसे करना है। डेली मेरा तो ऐसा था कि 1 आवर करंट अफेयर्स के लिए मैं रखता था। Right. डू और डाई हो सकता है कि आपका जीएस बहुत सही जा रहा है बट आप सीसेट की वजह से अटक रहे हो। सीसेट इज ऑल अबाउट दैट टेस्ट। इफ यू नो इट देन ओनली यू हैव टू मार्क। कोर्स को 10 to 12 आवर्स लेके जाना है क्योंकि अभी दिस आर द मंथ्स ऑफ एक्सेलरेशन। आधे मार्क से भी रह गए तो 1.5 साल पूरा चला जाता है। अभी सर मेरे में इनिशियल अटेम्प्ट की बात करूँ तो वहाँ पे मैंने भी एक गलती किया है। वो नोट्स कैसे होते हैं टॉपर्स ने बनाए होते हैं, वो मतलब एक 3R अप्रोच होना चाहिए। टारगेट क्या होना चाहिए कि स्टैटिक के क्वेश्चन है ना वो मतलब सही हो। डोंट रन अवे फ्रॉम दिस, फेस द रियलिटी। क्योंकि यूपीएससी अगर कोई चीज़ गलत करता है ना तो वो डबल रॉन्ग करता है। कि जैसे लक्ष्मीकांत में दिया पूरा के पूरा याद हो जाए। अगर आप मैराथन पर डिपेंडेंस आ गए हो तो आपने आपका अटेम्प्ट मतलब क्लॉक तो टिक करते रहते, दिमाग में कुछ नहीं जाता है। वो एग्जाम इज नियरिंग बाय एंड अभी ये क्या चालू हो गया है। अगर आपको ऐसा है कि कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको सर बोलूंगा मॉक से 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा ही आते हैं यूपीएससी में। प्रीलिम्स इज नथिंग अबाउट लाइक नॉलेज एग्जाम, इट इज अ एग्जाम ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। हेलो गाइस, वेलकम टू प्रयास। माय नेम इज आदित्य। गाइस हार्डली 2 months आर रिमेनिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स और इन लास्ट 2 months में बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये फोमो भी क्रिएट हो जाता है कि ये लास्ट 2 months की प्लानिंग कैसे करनी है, हाउ मेनी एफएलटीज आर टू बी गिवन, कि प्रायोरिटीज़ क्या रखें, सीसेट को कैसे डील करें, करंट अफेयर्स के लिए पीटी पढ़े या फिर मंथली मैगजीन्स जो हम पहले से पढ़ रहे थे, या फिर टेस्ट कौन से दे, एफएलटीज पे फोकस करें या सेक्शनल पे फोकस करें। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जो हम पहले 3 महीनों में प्लान करते हैं, इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू होल्ड अवर नर्व्स इन दिस कमिंग कपल ऑफ मंथ्स, तो क्या होता है जो भी हमने पहले मेहनत की है वो सारी मेहनत पानी में चली जाती है। सो टेकिंग द क्यू ऑफ दिस, टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ डिटेल डिस्कशन कि आगे की 2 महीने की स्ट्रैटेजी कैसे हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड टू हैव दिस डिस्कशन विथ अस, to have this discussion we are going to have Darshan with us. Talking about Darshan is our special mains students. He has written mains this year as well, and looking at his vast experience of prelims, he has consecutively cleared 3 prelims of UPSC 23, 24 and 25. Talking about 23, 24 and 25 के prelims में his scores in GS has drastically been increased. At the same time CSET में भी Darshan has consecutively scored 100 plus and 110 plus marks. तो ऐसे दर्शन ने क्या किया था कि जैसे कि यूपीएससी का प्रीलिम्स आसानी से निकल गया, आसानी से कहो या फिर व्हाट ही हैज़ डन इन दिस लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, जैसे कि एज वी वेर डिस्कसिंग विद दर्शन कि लास्ट मंथ में जब दर्शन ने और हम जब डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट टाइम जो 25 का प्रीलिम्स था, दर्शन हैज़ प्रिपेयर्ड हार्डली 1.5 months फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, राइट, बिकॉज ही वॉज हैविंग जीपीएससी प्रीलिम्स एट द सेम टाइम। दर्शन इज फ्रॉम गुजरात एंड ही वॉज हैविंग जीपीएससी प्रीलिम्स एट दैट टाइम। तो ये दोनों चीज़ें दर्शन ने कैसे मैनेज की थी, बिकॉज लॉट मेनी एस्पिरेंट्स आर हियर जो एमपीएससी के लिए प्रीलिम्स कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर वो स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो वहाँ पे दिक्कत क्या होती थी कि एग्जैक्टली फोकस कहाँ पे करना है, किस तरीके से करना है, और ऐसा क्या हुआ है कि किस तरह हमने फोकस किया और यूपीएससी का प्रीलिम्स 1.5-2 महीने में आपने क्लियर कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे देयर आर 4 मेजर एजेंडाज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस कि नेक्स्ट 60 डेज का स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। करंट अफेयर सीसेट के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ब्रीफ। टेस्ट स्कोर्स एंड रैंक्स, जो मोस्टली फोमोज हमारे बीच में रहते हैं कि टेस्ट देते हैं लेकिन स्कोर्स ही नहीं इंप्रूव होते, या फिर रैंक देख के बहुत बार एस्पिरेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि टेम्परामेंट पे एग्जैक्टली काम कैसे करना है, और ये टेम्परामेंट की वजह से ये जो फोमो है तो वो जो कंटिन्यूसली बिल्ड होते जाता है तो उस पर कैसे काम करना है। तो वी आर गोइंग टू हैव दिस ब्रीफ डिस्कशन। दर्शन इज गोइंग टू लीड अस थ्रू आउट दिस सेशन। बहुत सारे आपके जो डाउट्स है, आई हैव दोज डाउट्स विथ मी, अलॉन्ग विथ मी दर्शन इज गोइंग टू बी हियर विद दिस सेशन। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते। तो दर्शन जी, सबसे पहले दिक्कत ये है बच्चों की कि प्रॉब्लम अभी नेक्स्ट 60 डेज में ये प्रॉब्लम आ रही है कि अगले 60 डेज में रीडिंग कब तक के फिनिश करना है। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में। यस, एक्चुअली अगर हम फर्स्ट रीडिंग की बात करें तो वो हमारा प्लान होना चाहिए कि मार्च एंड तक हम कंप्लीट कर दें उसको, कोई भी वे में। अगर ऐसा है कि अभी हमारे कोई ऐसे अनसर्कमस्टेंस रहे कि नहीं कर पा रहे हम, तो भी अपना ट्राई होना चाहिए कि वो 10 अप्रैल तक कैसे भी हम वाइंड अप करें। दैट इज़ अबाउट आवर फर्स्ट रीडिंग, क्योंकि उसके बाद हमारा होता है जो रिवीजन फेज़ होता है। अगर हम रिवीजन फेज़ में अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे फर्स्ट राउंड के साथ,
तो फिर हमें पता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम नहीं कर रहे तो कोई और तो वो अपने से आगे चल ही रहा है वो रेस में। तो एटलीस्ट हमारा फोकस होना चाहिए कि मार्च एंड शुड बी अवर डेडलाइन, कि 31 मार्च तक हम अपना सारा बैकलॉग, सारा बफर जो अपने पीरियड रखा है, सारा एक रिवीजन ख़त्म कर दें हम तब तक। एग्जैक्टली तो दर्शन का कहना है कि मार्च एंड या फिर मैक्स 10th ऑफ अप्रैल 10th तक के of April। आपका ये फर्स्ट रीडिंग खत्म हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे दिक्कत अभी ये हो रही है कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर हैविंग बैकलॉग्स अलॉन्ग विद देम, Yes। तो ये बैकलॉग्स को कैसे डील करना है, क्या लगता है? अभी जो ऑलरेडी बैकलॉग्स हमने पाइल अप कर लिए हैं, उसके लिए हमें डेली 1 आवर निकालना पड़ेगा अपने डेली शेड्यूल से। या तो आपको रीडिंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे या तो कुछ ना कुछ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम अगर ऐसा नहीं कर सकते कि एक हफ्ता हमने बैकलॉग को दे दिया, क्योंकि ऑलरेडी इट्स हाई टाइम। तो हमें अपना डेली शेड्यूल में 1 आवर ऐड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर नीड, कि हमारा कितना बैकलॉग है। तो हमें साइड बाय साइड उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। हम अगर उसको अभी एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो जैसा मैंने बोला अपना रिवीजन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, और उस पर हम नहीं मतलब कर सकते वो चीज़। लेकिन ये बैकलॉग कवर करते समय आप क्या सजेस्ट करोगे कि, क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर जो कहते हैं कि अभी पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का कुछ बैकलॉग रह गया है, या फिर जुडिशरी का बैकलॉग रह गया है, लेट्स से कि इकोनॉमी के बारे में पढ़ते समय मॉनेटरी पॉलिसीज़ का बैकलॉग रह गया है। तो व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी व्हाइल कवरिंग द बैकलॉग्स? आप कौन से सब्जेक्ट्स को पहले प्रायोरिटी देते हो जनरली प्रिपेयर करते समय, आपको क्या लगता है? प्रायोरिटी वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पे स्टैटिक का ज़्यादा मतलब वेट है। जैसे हमें पता है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मतलब इधर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी भी। और जहाँ पे हम बात करें साइंस, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब पूरा प्रॉपर हिस्ट्री हम गिने, तो वहाँ पे क्वेश्चंस ईजी है। बट ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट हमारे सोर्स से आ रहे हैं। वहाँ पे हम या तो कुछ लॉजिक डेवलप कर रहे हैं, या तो हम जो चीज़ें सीख रहे हैं आजकल आजू बाजू उसके बेसिस पे हो रहे हैं। बट जो स्टैटिक, कोर स्टैटिक है, वो हमें पता है कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी है। तो हमारा पहला फोकस होना चाहिए ये 3 सब्जेक्ट। अगर हम उसमें भी बात करें कि सर कौन से पार्ट को कैसे फोकस करें पहले कब, तो वो हमें पता चलता है हमारे PYQs से। तो हमें पता होनी चाहिए कि PYQ UPSC की फेवरेट थीम क्या है, कि कहाँ पे वो हर साल वेटेज मतलब बढ़ रहा है उनका। कि जैसे हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है। तो हमें वो पता होना चाहिए, क्योंकि वो हमें कब पता चलेगा, हम PYQs को थोरो एक बार प्रॉपर देखेंगे तब। यस एग्जैक्टली। सो बेसिकली एक बार PYQs देखिए, एंड PYQs से आपको पता चलेगा कि कौन से एरियाज है। Yes। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अभी पॉलिटिकल जैसे आपने बात की कि देर आर अराउंड 60 to 65 67 चैप्टर्स आर देयर इन Yes। लक्ष्मीकांत। उसमें से 30 और 35 चैप्टर्स है कि उसके ऊपर PYQs आ ही नहीं रहे। Yes। लेट्स टेक एन एग्जांपल लोकपाल हो गया, या लोकपाल फिर हो वो गया। बॉडीज में पढ़ने की कोई ज़रूरत Yes। नहीं है। गो थ्रू द PYQs, और PYQs के हिसाब से जो हॉट टॉपिक्स है Yes। यू कैन डायरेक्टली स्किम थ्रू दोज टॉपिक्स, और Yes। इस तरीके से बैकलॉग कवर करना है। बट एट द सेम टाइम व्हाइल डूइंग द दो सच थिंग्स यू शुडंट बी स्पेंडिंग मोर देन 1 आवर, Yes। 1.5 आवर Max। फॉर कंप्लीशन ऑफ दोज बैकलॉग्स। बट अभी यहाँ पे दिक्कत ऐसे हो रही है कि बैकलॉग क्लियर करते समय दर्शन जी, अभी यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर किसी सब्जेक्ट्स में वीक है तो अभी कुछ सेशंस देखने चाहिए, लेक्चर्स देखने चाहिए, या फिर आप कैसे क्लियर करते हो? मतलब ये अगर प्रॉब्लम हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या कंसेप्ट मतलब कंसेप्ट्स का है, तो उसके लिए हम अभी पढ़ के तो नहीं होगा। हमें भी पता है, आपने भी ट्राई कर लिया होगा, जहाँ पे आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं, आपने ट्राई किया होगा कि और कहीं से पढ़ता हूँ, तो हमें वो एक्सेप्ट करना है कि इसके लिए हमें कुछ देखना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर हमें ज्योग्राफी में कुछ जगह प्रॉब्लम्स है कंसेप्ट में, तो हम पूरा ज्योग्राफी देख रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि ओके ये पार्ट हमारा थोड़ा वीक है, ओशनोग्राफी में कुछ प्रॉब्लम ये है, तो हमें वो स्पेसिफिक पार्ट के लिए स्पेसिफिक लेक्चर, और वो अवेलेबल भी है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी करना है तो पूरा देखना पड़ेगा। स्पेसिफिक लेक्चर देखिए, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा उसका, श्योर। राइट, बट एट द सेम टाइम अगर कंसेप्चुअल लैक्यूना है तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन दोज कंसेप्ट्स विच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं तो ऐसे ना हो कि जैसे कि अभी हमने कहा लोकपाल वगैरह वो कंसेप्ट क्लियर हो ही नहीं रही है, बट यार फिर भी आप लेक्चर देखे जा रहे हो तो यू विल बी कीप ऑन रिवॉल्विंग इन द लूप्स। सो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये होना चाहिए। PYQs देखो, PYQs के हिसाब से आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और इस स्टेज पे अभी जो भी आपने PYQs सॉल्व किए, जो भी टेस्ट सॉल्व किया, आपको पता चलता है कि नहीं यार ये सब पार्ट हमारा वीक रह चुका है, तो भाई वीडियोस देख लो, लॉट ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। सो कोई भी कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। यस, सो अभी ये तो हो गया कि कब तक के पढ़ना है, देन आपकी बैकलॉग कैसे कवर करने हैं, कंसेप्चुअल लैक्यूना है तो क्या करना है। बट एग्जैक्टली अभी आगे के 60 डेज में प्लान क्या होना चाहिए, या फिर स्ट्रैटेजी कैसे रखें, कि क्या लगता है आपको?
उसके लिए जैसे हमने एक शेड्यूल बनाया था कि अगर जिनका अभी तक हो गया है सारा, कि अभी तक वो एक रिवीजन 1 प्लान हो गया उनका, कि प्रॉपर कंप्लीशन हो गया, तो उनके लिए ये मेरा ही अप्रोच है, ये मैं ही फॉलो करता था। कि मेरा ऐसा अप्रोच होता था कि मैं 2 सब्जेक्ट एक साथ करता था। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं 1 सब्जेक्ट 1 डे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है वो बोर हो जाते हैं एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ के। और उसमें भी वेटेज कैसा रखने का, एक थोड़ा हैवी सब्जेक्ट होना चाहिए, एक थोड़ा लाइट होना चाहिए। आप दोनों हैवी सब्जेक्ट पकड़ोगे तो भी थोड़ा आपका मिसबैलेंस हो सकता है। तो मेरा ऐसा अप्रोच है कि पॉलिटी प्लस साइंस 8 डेज, क्योंकि आपने ऑलरेडी 10-15 दिन दे के ये सब एक बार कर चुके हैं। अभी ये राउंड 2 की बात है, ऐसा नहीं है कि हमारा मतलब फर्स्ट राउंड है या हम जनवरी में। तो आप सबका अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार वो प्रॉपर पढ़ाई करके हो चुका है ये सारे सब्जेक्ट्स का। फिर इकोनॉमी प्लस एनवायरनमेंट 8 डेज, फिर जियोग्राफी प्लस मॉडर्न हिस्ट्री 8 डेज, एंड देन रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री लाइक एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, उसको मैंने अलग रखा है 5 डेज, क्योंकि वो थोड़ा कंटेंट हैवी रहता है। तो उसको थोड़ा अलग से रखेंगे, क्योंकि हम अगर पूरा हिस्ट्री 8 दिन में करेंगे तो मुझे पता है पॉसिबल नहीं है। तो मैं सिर्फ बोल दूँ उससे कुछ होगा नहीं, तो उसको मैंने अलग से 5 डेज रखा है। तो ये हो जाता है अपना ऑलमोस्ट 1 मंथ इधर ही हो जाता है। फिर अगर हम उसके बाद देखें तो अभी और हमने दो राउंड हो गए टोटल, एक फर्स्ट एंड सेकंड। तो अभी हमें और टाइम डिक्रीज करना है। तो ये जो चीज़ें हमने 8-8 दिन में की है, वी विल डू इन दिस 6 डेज, 3-3 दिन, और ये हिस्ट्री हम करेंगे 4 डेज में। स्टिल वी हैव 22 डेज। इफ़ वी टोटल बोथ ऑफ दिस देन दैट विल बी 51 डेज इन टोटल। और इसके बाद मेरा ऐसा रहता है कि राउंड 3 हम ऐसे करें कि पर सब्जेक्ट 1 डे, मतलब अभी 10 दिन बाकी है अप्रोक्स, हम समझ लेते हैं प्रीलिम्स को। तो ऐसा होना चाहिए कि पॉलिटी 1 दिन, इकोनॉमी 1 दिन, और वो होता है जब स्कीमिंग ऑफ बुक्स, कि आप ऐसा नहीं होता कि आप सब चीज़ें डीप में पढ़ रहे हो। आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप, और आपको पता है आपके कहाँ पे कंटिन्यूस मिस्टेक हो रही है, आपने हाईलाइट किया होगा, उस बेसिस पे 1 दिन में एक सब्जेक्ट देख रहे हैं। फिर भी ये 7 डेज ऐड करके भी अराउंड 60 डेज होंगे, मतलब लास्ट के 1-2 दिन फिर भी बचेंगे, कि आपका वो थोड़ा मेंटल पीस, और तब आपको कुछ लोड नहीं चाहिए कोई भी पढ़ने का। तो ये 3 रिवीजन उस हिसाब से प्लान हो सकते हैं अभी भी इधर से। एग्जैक्टली मतलब अभी से भी स्टार्ट कर लिया, सो 60 डेज मतलब आगे के 60 डेज में एटलीस्ट 3 तो भी रिवीजन सबके बैठ जाने चाहिए। yes. और वो बैठने ही चाहिए। Yes. और फिर भी आपके पास 2 दिन वहाँ पे पेंडिंग रहते। लेकिन ये करते समय मेजर यहाँ पे इशू ऐसे आ जाता है कि ये सब्जेक्ट्स तो हम करेंगे, बट डेली बेसिस पे अभी करंट अफेयर्स भी इसमें ऐड करें, या कैसे करना है फिर इसके साथ ही? करंट अफेयर्स सर मेरा ऐसा है कि हम सुनते हैं कि वो 80-20 का रेशियो होना चाहिए। तो डेली मेरा तो ऐसा था कि 1 आवर करंट अफेयर्स के लिए मैं रखता था। राइट। ऐसा भी नहीं कि मैं दिन रखता हूँ उसके लिए, मतलब वो हम स्टैटिक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। पर डेली बेसिस पे अगर करते जाएंगे 1 आवर, मेरा ऐसा है कि ज़्यादा भी नहीं, बट 1 आवर एक ऐसा है कि नहीं भाई चलो हमारे शेड्यूल में मैनेज भी हो जाता है, और हम उससे कुछ सीख भी रहे हैं, ऐसा है। राइट। सो डेली बेसिस पे करते रहो। Yes. इस तरीके से ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और एक ये ऐसे हो जाती है कि करंट अफेयर्स का ही अभी हम बात कर रहे थे कि पढ़ना क्या है एग्जैक्टली, कि पीटी पढ़े या मैगजीन पढ़े। क्योंकि बहुत बंदे क्या करते हैं कि अभी ऑलरेडी मैंने पूरे साल भर के मैगजीन्स पढ़ लिए हैं, बट स्टिल ये फोमो चल रहा है अभी अराउंड में, कि तो मैं क्या करता हूँ, फिर कोई तो पीटी आता है, पीटी पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, इससे मैगजीन भी नहीं होता है या फिर पीटी भी कवर नहीं होता है। आप क्या सजेस्ट करोगे कि किस तरीके से होना चाहिए करंट का? अभी तक आप सबका कोई एक सोर्स होगा कि जहाँ से आप करंट अफेयर कर रहे हो पिछले 3 महीने में, तो हमारा एक सोर्स तो फिक्स होना चाहिए कि ये हमारा एक सोर्स है। बट मेरा अप्रोच ऐसा होता था कि चलो मेरा एक सोर्स तो मैं फिक्स है, मैं उसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज भी कर लूँगा प्रीलिम्स के पहले 2-3 बार। बट मेरा अप्रोच, मतलब मेरा माइंडसेट ऐसा है कि करंट अफेयर इज़ नॉट अ गेम ऑफ वर्टिकल डेप्थ, करंट अफेयर इज़ अ गेम ऑफ हॉरिजॉन्टल डेप्थ। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपको अगर कुछ देख रहे हैं कि ये पढ़ा ही नहीं है, तो आपको सिर्फ इंडेक्स से पता चलना चाहिए कि चलो ये मैंने पढ़ा है कि नहीं। अब यह पीटी आएगी तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी पीटी पढ़ने बैठ सकते। आपको इंडेक्स खोलना है, उसमें इकोनॉमी के देखने 10 टॉपिक है, आपको देखना है कि 10 में से कितने आपको अपन ने सोर्स किया होगा, उसमें 7 तो होंगे ही उसमें से भी। तो जो तो बाकी के 2-3 एक्स्ट्रा है ना, वही आपको उस पर फोकस करना है। अगर आपको सारा करने जाएंगे तो वो रिपीटेशन है, और वो डुप्लीकेशन ऑफ आपका जो एफर्ट्स है वो भी हो जाता है। तो मेरा ऐसा है कि आप देखते रहिए, बट ऐसा नहीं है कि डेप्थ में हर टॉपिक में जाइए, क्योंकि डेप्थ में अगर जा रहा है तो किसी को भी नहीं आने वाला है उधर का क्वेश्चन जो करंट अफेयर डेप्थ में जाके होगा। बट अगर आपको थोड़ा भी आइडिया रहा तो आप कुछ उधर रिलेट कर पाएंगे। तो मेरा ऐसा है कि आप थोड़ा कवरेज ज़्यादा रखिए और एक सोर्स में थोड़ा डेप्थ रखिए बस। राइट। तो इसके लिए मतलब आप दोनों सजेस्ट करोगे कि एक आपका सोर्स है वो डेप्थ में जाइए, हाँ। और पीटी रहेगा उसका जस्ट एक बार इंडेक्स देखिए, यस, तो आपको एक अंदाजा आ जाए। यस एग्जैक्टली। और इसमें भी ये दिक्कत ये होती है कि जी देखो अभी हमने जीएस का तो यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि जीएस के अराउंड 3 रिवीजन तो भी लेट्स से कि हम अगर अप्रैल से भी स्टार्ट कर रहे हो तो 3 रिवीजन बैठने चाहिए। करंट के कितने रिवीजन्स होने चाहिए, क्या लगता है आपको? करंट सर ऐसा रिवीजन बेसिस पे हम प्लान नहीं कर सकते, मतलब एक ऐसा होना चाहिए कि 1 आवर हम दे रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट है हमारा। करेक्ट। तो हम अभी 1 आवर में हमारा सबका अलग सोर्स है। अभी किसी ने मंथली किए है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, किसी पीटी किए तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो हम रिवीजन प्लान नहीं कर सकते, बट हाँ हमारा उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए।
अगर हम उसमें कंसिस्टेंसी ब्रेक कर रहे हैं कि आज कर रहे हो फिर अगले हफ्ते वापस 1 घंटा कर रहे हो तो नहीं होगा। बट अगर आप कंसिस्टेंटली 1.5 आवर दे रहे हो तो आपका वो एट द एंड ऑफ मतलब वो बहुत सही कंपाइल हो जाएगा और आपको वो रिवीजन कितने हैं उसमें नंबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली यस, क्योंकि दिक्कत वही हो रही है कि बहुत सारे बंदे अभी लेट से कि मई 25 का करंट पढ़ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि सर हमने तो वो जैन में पढ़ा था, अभी तो कुछ वो याद नहीं आ रहा है। तो ये है कि मतलब आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए करंट अफेयर्स, पढ़ते पढ़ते, और लॉट ऑफ करंट इवेंट्स आर इंटरलिंक्ड होते हैं, वो तो एक ना दूसरी जगह से तो इंटरलिंक हो ही जाते हैं। तो कंसिस्टेंटली 1-1 घंटा पढ़ते रहिए, एक साइकिल पूरा हो गया फिर से वो पहले से स्टार्ट कर दीजिए, तो ये कंटिन्यूसली लूप में चलता रहेगा। इस तरीके से करंट का अपना काम हो जाता है, राइट। सेकेंड थिंग, अभी यहाँ पे दिक्कत ये होती है, जैसे करंट की दिक्कत हो गई, अभी स्टैटिक की भी यही दिक्कत होती है। जो हमने तो ये प्लान बना लिया, आपने बताया कि आप अभी 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली करते थे, बट वो करते समय भी कुछ ऐसा डेली टाइम कुछ ऐसे रिवीजन के लिए स्टैटिक के लिए रखना है, 2 सब्जेक्ट दैट इज मोर देन इनफ, राइट। तो तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आता है बंदों को कि करंट भी कर लिया, डेली में 1-1.5 घंटे हमने वो किया, डेली हमने 2-2 सब्जेक्ट्स ऐड कर लिए, सीसेट को इसमें यहाँ पे कैसे अकोमोडेट करना है, आप क्या सजेस्ट करोगे? अभी सीसेट एक थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्योंकि मेरे आजू बाजू मतलब सब तरीके के लोग हैं जिनका सीसेट बहुत मेजर कंसर्न रहा है, जिनका सीसेट है कि वो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाता है, और जिनका ऐसे है कि वो बिना पढ़े भी सीसेट दे रहे हो और उनका हो रहा है। तो अभी आपको वो पता होना चाहिए कि आप कौन सी कैटेगरी में बैठ रहे हो। अगर आपका पता है कि आपका मेजर कंसर्न है, मतलब डू और डाई हो सकता है कि आपका जीएस बहुत सही जा रहा है बट आप सीसेट की वजह से अटक रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा आप 2 घंटे के नीचे आप मतलब कुछ कर ही नहीं सकते हो। और उसमें भी आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए पता है, अगर आप सीसेट कर रहे हो तो वही यूपीएससी टाइमिंग पे करना पड़ेगा कि 2:30 to 4:30, क्योंकि वो आप अगर 2 घंटे में अपना माइंड एक्टिव रखते हो ना तो वो आपका माइंड वो 2 घंटे के बीच में इतना शार्प हो जाता है ना कि उस दिन आपको वो 2 घंटे के बीच में आपको ऐसा नहीं होगा कि मुझे नींद आ रहा है या कुछ हो रहा है, आपका मतलब ब्रेन होगा एटमोस्ट एफिशिएंसी करे मतलब होगा उस दिन। तो मेरा सजेशन रहेगा जिनका मेजर कंसर्न है कि आपको 2 घंटा डेली सीसेट, क्योंकि अगर आप देखिए कि अगर आप जीएस में बहुत अभी स्टैटिक स्ट्रॉन्ग कर लिया, ये कर लिया, बट अगर एट द एंड अगर आपका सीसेट ही अगर आपको पता है प्रॉब्लम दे गया तो वो ज़्यादा चुभता है अगर जीएस फेल होने से भी, तो आपके लिए तो वो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऐसा है कि जो 60, 70, 80 स्कोर कर रहे हैं आराम से, उनको मैं बोलूँगा डेली 1 आवर कि आपको भी 1 घंटा तो करना ही है, मतलब आप इग्नोर नहीं कर सकते उसको कि अगर आपका पिछले साल हो गया था 70-75 मार्क्स आ गए थे तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि सीसेट तो हो जाएगा, तो वो सीसेट अगर आपको पता है 23 का पेपर आप लोग सब ने देखा होगा, अगर ऐसा पेपर आ जाता है तो हम मतलब जो 90 वाला है वो भी अनश्योर हो जाता है उस दिन कि भाई 66 बनेंगे कि नहीं इस बार। तो 1 घंटा तो आपको भी करना है, और बाकी जिनका है कि उनको कॉन्फिडेंस है कि नहीं भाई हमारा मतलब स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग ये वो मतलब मैथ्स, तो वो लोग लास्ट के मंथ में अपने हिसाब से और वो लोग मैनेज कर लेते सीसेट, उनका शायद मैंने मेजरली नहीं देखा है। मेजरली जो फर्स्ट 2 कैटेगरीज है उनका ही इश्यू ज़्यादा है कि ये लोग कैटेगराइज नहीं दे पाते हैं। एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है कि सीसेट के लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, अभी जो हम टेस्ट दे रहे हैं क्या लगता है आपको? सर मेरा मतलब टारगेट वो नहीं होना चाहिए कि हम 66 क्रॉस करें, टारगेट हमारा 90 प्लस का ही होना चाहिए। अगर हम टारगेट 90 प्लस सोच के चलेंगे तब हमारा उस दिन 70-80 में लैंड होगा। अगर हम टारगेट ही अभी 60, 70, 80 का कर रहे हैं तो उस दिन अगर 5 MCQ 6 MCQ अगर हमारे फेवर में नहीं रहेंगे तो हम सीधा बाहर लैंड कर जाएंगे। तो अपना टारगेट अभी वही होना चाहिए कि अगर 90 प्लस जा रहे तो फिर हम अपने को वो सेफ जोन में फील करना चाहिए कि अभी चलो मैं एक प्रॉपर वो होगा। एग्जैक्टली। एंड अगेन द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि सीसेट तो चलो अभी आपने कह दिया कि अगर मेरा मॉक टेस्ट में दे रहा हूँ एंड इफ़ आई एम गेटिंग लेस देन 90 तो मुझे थोड़ा सीरियसली अभी सीसेट पे काम करना है। इफ़ आई एम गेटिंग अबव 90 तो मैं मई मंथ में 2-3-4 फुल लेंथ टेस्ट देके जस्ट आई विल बी चेकिंग कि वेदर आई एम देयर और नॉट, तो वो सेट हो जाएगा। बट अभी दिक्कत तो यहाँ पे एक ये भी आती है कि जिनका 90 के नीचे है वो सीसेट के लिए एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, मतलब PYQ सॉल्व करने चाहिए या फिर कुछ तो मार्केट में वो बुक्स आते हैं अरिहंत वगैरह करके वो करना है, या फिर किसी क्लास के प्रैक्टिस MCQ, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए सीसेट के लिए? मतलब एक सर एक मैं आपको बताता हूँ। यस प्लीज़। अभी सीसेट में मतलब 2 टाइप के लोग होते हैं, मतलब जिनका ऐसा है कि मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा इश्यू है, ठीक है, और थोड़ा कुछ लोग होता है कॉम्प्रिहेंशन में इश्यू है, तो वो अभी तक अपने को पता चल गया होता है कि हम कहाँ पे वीक है और कहाँ पे स्ट्रांग है। तो मेरा ये अप्रोच रहेगा कि अभी 27 कॉम्प्रिहेंशन हर साल मतलब एक फिक्स नंबर है उसके आजू बाजू ही रहता है। तो अगर किसी को भी हम अगर 90 की रेंज में है तो उनको एक टारगेट तो फिक्स रखना है कि वो 27 जो है अपने कॉम्प्रिहेंशन का नंबर, उसमें से हमारा टारगेट होना चाहिए 21 और 22 करेक्ट हमें लाने ही लाने हैं, मतलब एट एनी कॉस्ट। तो इसका अगर आप नंबर देखेंगे तो ये कुछ अराउंड 50-55 मार्क्स पे बैठेगा, और ये पॉसिबल है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ हार्ड। अगर आप
PYQs भी देखेंगे, शांति से करेंगे, तो ये नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप स्ट्रॉन्ग होल्ड ले लेंगे, उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, ये कर लेंगे। और अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये कितने टाइम में होने चाहिए, इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। तो अगर आप पहली बार करोगे ऐसे एक साथ 27 कॉम्प्रिहेंशन, शायद आपको 1 सवा डेढ़ घंटा भी लग सकता है, बट आपको एट द एंड इसमें आना है 45 to 50 मिनट्स के बीच में। इतने टाइम पीरियड में आपका ये कॉम्प्रिहेंशन पूरा कंप्लीशन हो जाना चाहिए, तो आपको वो इनफ टाइम मिलेगा कि मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि इजी क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। तो अगर अभी आपका कॉम्प्रिहेंशन तो ये ऐसे सॉर्ट करना रहेगा। वो PYQs मैं बोलूँगा ज़्यादा आप देखिए, उसमें आप अगर मॉक्स के थोड़े देख रहे हैं इंस्टीट्यूट के, तो वो शायद इतने रिलायबल हर बार नहीं रहेंगे। और PYQs आप 10-15 साल के इनफ है, मतलब आपको सॉल्व करने के लिए UPSC के कॉम्प्रिहेंशन के लिए। और बाकी अगर बात रही रीजनिंग और मैथ्स की, तो अगर आपको टॉपिक वाइज जाना है, अगर आप नंबर सिस्टम चालू कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम आपको पता ही नहीं क्या है, तो आपने थोड़ा कंसेप्चुअली देख लिया कि ओके ये, और आपको फिर उस टॉपिक के सारे PYQs पिछले 10-15 साल के एक साथ सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट में कोई नए क्वेश्चंस ढूंढ रहा हूँ, जो UPSC ने पूछे ही है हमको, अगर वही हमारे मास्टर हो गए तो हमें पता है कि हम सही लाइन पे हैं। अगर हम बाहर के MCQ सॉल्व कर रहे हैं जो UPSC पूछ ही नहीं रहा है, तो वो मतलब ही नहीं है, अगर एट द एंड हमको पता ही नहीं है कि वो क्या करना है। और CSAT एट द एंड है ना, मतलब ऐसा गेम नहीं है कि आपको क्या, अगर आपको आता है क्या नहीं आता, आपको उस दिन ईजी क्वेश्चन फाइंड करने हैं। उसमें आराम से मैं आपको बोल सकता हूँ 20 से 25 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स मिला के ईजी होते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, आप हार्ड क्वेश्चन देखोगे, आप उसमें 10 मिनट वेस्ट कर दोगे और आंसर भी नहीं आएगा, और आपका पूरा कॉन्फिडेंस मोरल थ्रू आउट द एग्जाम डाउन हो जाएगा। तो आपका मतलब एक मेन गेम वही होना चाहिए कि इग्नोर, मतलब आपको 30 सेकंड के अंदर समझ जाना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे होगा ही नहीं। हमें अपनी कैपेबिलिटी पता होती है, अगर मैं भी छोड़ देता हूँ, मेरे को पता है ये मेरा 5 मिनट खाएगा और आंसर भी नहीं देगा, तो मतलब ही नहीं है उसमें पढ़ के। तो आप इग्नोर करिए जो क्वेश्चन ऐसे, और स्किप करिए, और ट्राई टू फाइंड दैट ईजी क्वेश्चन। CSAT इज ऑल अबाउट दैट, ट्राइंग टू फाइंड ईजी क्वेश्चन। बाकी 66 आ ही सकते हैं, बट अगर आप हार्ड क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट कर दोगे जहाँ पर आंसर भी नहीं आएगा, तो वो नहीं होगा। तो आपका वो सेफ अटेम्प्ट भी होना चाहिए कि 45 to 50 क्वेश्चंस, तो आपको ये सेफ अटेम्प्ट है आपका, कि भाई इससे नीचे अगर आप 40 के रेंज में अगर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा डाइसी हो सकते हैं हर बार, कि 2-3 आंसर UPSC कुछ अलग दे देगा, या फिर मैथ्स में आपके कुछ सिली मिस्टेक होगी, तो वो रेंज में नहीं रहना। एटलीस्ट 45 to 50 तक हमें पहुँचना है कोई भी हालत में। एग्जैक्टली। सो आई होप ये जो दिक्कत है CSAT की कि कहाँ से करना है, कितना टाइम करना है, राइट। तो बेसिकली PYQs देखिए, RC के लिए तो देर इज़ नो अदर सोल्यूशन। मैं भी बहुत बार स्टूडेंट्स को वही कहता हूँ कि देर इज़ नो पॉइंट। देखिए कि एवरी इंस्टीट्यूट हैज़ देयर CSAT टेस्ट एज वेल, बट जो UPSC का लेवल है वो मैच नहीं होता है, एंड देर इज़ नो शेम इन एक्सेप्टिंग द थिंग्स, क्योंकि जो है वो है। 2011 से UPSC ने CSAT इंट्रोड्यूस किया है। सो योर जॉब इज़ टू क्या करना है, आपको 11 से पेपर्स लीजिए, 25 तक के सारे पेपर्स लीजिए, PYQs कीजिए, RC सेट हो जाएगा। सेम इज़ द केस विथ क्वांट एंड रीजनिंग। एंड एज दर्शन हैज सेड कि आपको क्या करना है कि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होने चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि अरे वेदर आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट, अदरवाइज क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। क्योंकि मैंने बहुत बार ये भी प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया है कि बच्चे क्या करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि वेदर ही इज़ एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन और नॉट। वो 2-3 मिनट वहाँ पे वेस्ट कर देता है, आंसर नहीं आता, फिर पता चलता है अरे ये तो मैंने लिया क्यों, बट वेस्ट गया है। तो वो क्या करता है, जो मन में आए वो मार्क करके आता है। मैथ्स में ऐसे नहीं होता है, इफ़ यू नो इट देन ओनली यू हैव टू मार्क इट। तो ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा मेजर जो कंसर्न था करंट का और CSAT का, ये दोनों प्रॉब्लम्स यहाँ पे एक सॉर्ट हो चुके हैं। कॉमन कंसर्न यहाँ पे एक आता है, मतलब आप ये बताइए कि अभी कितने घंटे पढ़ना चाहिए, या फिर क्या लगता है आपको इफ़िशिएंट वे क्या है, कितने घंटे तक की पढ़ाई होनी चाहिए? सर अभी मैं कोई शुगर कोट करके ऐसा बोलूँगा नहीं कि आप 7-8 घंटे पढ़ेंगे आपका हो जाएगा, आप कंसिस्टेंटली रहे, क्योंकि आप सबको पता है जिस हिसाब से इस साल के कट ऑफ आपने देखे होंगे सबने, प्री मेंस इंटरव्यू सब में, और जिस हिसाब का कंपटीशन है, आपके आजू बाजू ही लोग पढ़ रहे होंगे, लाइब्रेरीज ये वो, तो एफिशिएंट अगर आपका है भी 7-8 आवर्स, तो आपको उसको 10 to 12 आवर्स लेके जाना है, क्योंकि अभी दिस आर द मंथ्स ऑफ एक्सेलरेशन। समझ रहे आप, ये 2 महीने में तो जो अभी तक भी नहीं पढ़ रहे थे वो भी पढ़ेंगे, और जो पढ़ रहे हैं उनको और पढ़ना है। मतलब अगर आप इधर ऐसा है कि मैंने दिसंबर जनवरी से चालू किया और मैं रिलैक्स हो जाता हूँ थोड़ा अभी कि मैं थक गया हूँ, तो वो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। अभी आपको मिनिमम 10 to 12 आवर्स करना है, तब ही आपके टारगेट्स होंगे, क्योंकि रिवीजन फेज इज़ लाइक मोर फास्टर फेज। अगर आपको इधर हम स्लो हो जाएंगे तो वो रिवीजन नहीं बोल सकते उसको हम, फिर वो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो होना इज़ ओके, बट इधर हमें भागना है। अभी तक हमारा मैराथन चल रहा था, बट अभी हमारा 100 मीटर रेस चालू हुआ कि इधर से अगर हम नहीं भाग रहे तो हमारे बाजू वाला तो भागेगा ही भागेगा, तो वो तो हमें दिमाग में कैसे भी रखना है।
करेक्ट, एग्जैक्टली. सो यू हैव टू पुश योर लिमिट्स, क्योंकि 2 महीने हैं, क्योंकि आधे मार्क से भी रह गए तो Yes. 1.5 साल पूरा चला जाता Yes, है. yes. सो वी हैव टू पुश अवर लिमिट्स गाइस इन Yes. दैट केस. ये करते समय अभी बहुत सारे बंदे, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने वही किया था कि वाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स यू वेर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीसीएस ऑल्सो. Yes. आपका जीपीएससी भी निकल गया था. दर्शन हैज रिटन जीपीएससी मेंस एज वेल एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट. तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया. यस. अभी बहुत सारे बंदे ये भी है महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली कि 24 मई को यूपीएससी का एग्जाम है, 31 मई को एमपीएससी का एग्जाम है, या अदर स्टेट पीसीएस के भी एग्जाम्स इसी के दौरान होते हैं. आप क्या सजेस्ट करोगे कि विच स्टूडेंट्स, कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि दोज शुड बी फोकसिंग ऑन बोथ ऑफ दीज एग्जामिनेशंस, और विच स्टूडेंट्स आर सपोज टू जस्ट फोकस ऑन वन एग्जाम? आप क्या क्राइटेरिया यूज़ करोगे, क्या लगता है आपको? अभी सबको मतलब हम आजू बाजू को छोड़ देते हैं कि आप आजू बाजू वालों को क्या बोल रहे हैं, आजू बाजू वालों को क्या लग रहा है. इनर सेल्फ को हमेशा पता होता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. हम हमेशा खुद को झूठ कभी नहीं बोल पाएंगे, किसी को भी बोल देंगे. तो एक का मतलब कैटेगरी के लोग होंगे जिनका अभी 60-70 में स्कोर रह रहा है, जिनका कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतना नहीं है स्ट्रॉन्ग, और उनको अभी थोड़ा प्रॉब्लम है ज़्यादा ही है अभी, मतलब यूपीएससी की बात करें तो. अगर वो लोग अगर दोनों एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं देन दे आर स्पॉइलिंग बोथ द एग्जाम. मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, वो दोनों में से कुछ होने का चांस कम है उसमें. तो मैं वैसे लोगों को बोलूँगा कि आप एक एग्ज़ाम पे रहिए कि ठीक है. और अभी तो सिलेबस भी सेम है मेरे हिसाब से शायद दोनों एग्जाम्स का, ठीक है. तो 70-75% तो आपको मतलब सिमिलरिटी भी दिखेगी अभी पेपर्स में. तो मेरा फोकस रहेगा कि आप जो ये कैटेगरी में लोग हैं उनको एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए. अभी जो बाकी दूसरी कैटेगरी है कि जो अब अराउंड 90-85 मतलब स्कोर कर रहे हैं, जो नियर द कट ऑफ है, और वो अभी कंसिस्टेंटली दोनों कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 70-75% ऑफ टाइम कॉमन चीज़ों पे दीजिए जो यूपीएससी और एमपीएससी दोनों में है. और जो बाकी जो 25% का टाइम है वो आपको ऐसी चीज़ों में देना है जो एमपीएससी स्पेसिफिक है. तो अभी आपको पता होगा कि शायद मेरे को जहाँ तक पता है, मैंने सुना है साइंस का जो पार्ट है वो एमपीएससी में थोड़ा अलग से आता है. करंट अफेयर थोड़ा आपको बियॉन्ड दिस यूपीएससी जाके थोड़ा करना पड़ेगा, रीजनल करंट अफेयर. तो वो सब आपको ये 25% या 30% में करना पड़ेगा. तो आप ये दोनों मैनेज कर सकते हैं. तो ये 2 कैटेगरी मेरे हिसाब से करना चाहिए. एग्जैक्टली. सो बेस्ड ऑन यू शुड बी नोइंग वेयर यू आर स्टैंडिंग एग्जैक्टली, Yes. एंड उसके हिसाब से ये आप कर सकते हो. तो ये जनरली डिस्कशन था कि 60 डेज में क्या करना है, या फिर करंट अफेयर सीसेट का ये करना है. आई होप ये जो बेसिक प्लान था ये तो अभी डिस्कस कर लिया, और बेसिक जो कंसर्न थे हमने ये भी डिस्कस किए. बट अभी यहाँ पे दिक्कत क्या होती है दर्शन, कि 2 चीज़ें हैं. द स्टूडेंट्स आर लाइंग ऑन आइदर एक्सट्रीम्स. फर्स्ट तो ऐसे होता है कि पहले तो प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते, इसीलिए मार्केट फोर्सेस है, देयर इज अ फोमो ऑल अराउंड अस, वी हैव सोशल मीडिया, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, कोई तो मैराथन लग जाते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं कि फ्रिक्वेंटली अपना स्ट्रैटेजी चेंज करते रहते हैं. इससे क्या होता है कि किसी एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक नहीं होते, वो प्रॉब्लम हो जाता है. सेकेंड कैटेगरी ऐसी होती है कि दे आर टू रिजिड विद देयर स्ट्रैटेजीज, कि यार नहीं अभी एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगा. या फिर आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब कि कैसे, कितने हद तक हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ दैट लाइन कि कहाँ तक हमें फ्लेक्सिबल होना है और कहाँ तक रिजिड होना है. आप क्या करते थे, मतलब जनरली कितने फ्लेक्सिबल आप हो, और कैसे, क्या लगता है? अभी सर मेरे में इनिशियल अटैम्प्ट की बात करूँ तो वहाँ पे मैंने भी ये गलती किया है. मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने सब पहले अटैम्प्ट से सीख लिया ये, तो मैंने भी ये गलती की है कि जो मार्केट में फोर्सेस चलते हैं कि हमने मैराथन देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, बट उसमें प्रॉब्लम वही है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होते. वो एक ऐसा होता है कि आप 8-10 घंटे बैठ गए और उसमें जो मेजर चीज़ें वो है. बट अभी आप यूपीएससी क्वेश्चंस देखोगे तो वो बहुत डेप्थ में जा रहे हैं. तो डेप्थ के लिए तो आपको खुद को पढ़ने बैठना पड़ेगा. और बाकी जो एक्सटर्नल जो मटेरियल्स देखोगे आप, फ्लडिंग टेलीग्राम्स एंड यूट्यूब एंड दैट, तो वो एक लिमिट तक, मतलब अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना आता है कि इसमें मेरे काम का क्या है. अगर मेरा जो वीक एरिया है, जैसे कि प्लेसेस इन न्यूज़ है, जो मेरा मतलब आईआर थोड़ा वीक है, तो आप अगर उसके स्पेसिफिक वो आप कर रहे हो तो दैट इज़ अ गुड थिंग. उसमें कुछ बुरा नहीं है कि आप, अगर मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही ऐसा सब बंद कर देना चाहिए. अगर वो प्रोवाइड हो रहा है और अपने बेनिफिट में है तो वो हमें करना चाहिए. बट ऐसा भी नहीं कि हर वीडियो जो पोस्ट हो रहा है हम हर देख रहे हैं और हमारा पूरा रीडिंग टाइम ही हम वेस्ट कर रहे हैं. ऐसा भी नहीं कि हम सिर्फ वीडियोज़ पे डिपेंडेंट है, जो वीडियो आएगा पूरा दिन वीडियो देखें. एट द एंड हमें भी रीडिंग करना पड़ेगा, तो वो आउटपुट हमें दिखेगा लास्ट में. सो इन शॉर्ट कि यू कैन नॉट रिप्लेस स्टैटिक नोट्स एंड बुक्स विद द वीडियोस, कि वीडियो देख लिया और प्रीलिम्स क्लियर कर लूँगा, ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. दीज ऑल आर गिमिकी थिंग्स है ये, कि देखने में अच्छा मुझे यूट्यूब को व्यूज़ मिलते हैं, दैट्स इट. मतलब जनरली इसीलिए ये मैराथन्स रहते हैं. जैसे कि मैं
हर बार कहता हूँ कि फ्रेजाइल माइंड्स आर फॉलिंग प्रे टू मार्केटिंग गिमिक्स, तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। यार वीडियो देख के कोई पास नहीं होता है, यू नीड टू हैव सॉलिड कंटेंट विथ यू, यू नीड टू हैव स्टैटिक नोट्स विथ यू, यू नीड टू हैव प्रॉपर रिविजन प्लान विथ यू, एंड एट द सेम टाइम आपको MCQs की प्रैक्टिस भी यहाँ पे होनी चाहिए, राइट? यस। तो आगे बढ़ते हैं कि अभी के ये 2 महीने में आपको क्या लगता है कि माइक्रो नोट्स अभी बनाने चाहिए या फिर कौन सी चीज़ों के बनाने चाहिए, क्या लगता है आपको ये? मतलब मेरा जो स्ट्रैटेजी था पर्सनली मैं बोलूँगा, माइक्रो नोट्स मेरा ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरे सब्जेक्ट के बना रहा हूँ। मेरा जो माइक्रो नोट्स का फंडा है वो ऐसा है कि जहाँ पे मेरे मतलब MCQs रॉन्ग हो रहे हैं मॉक में या PYQs में, जाओ मतलब एक कॉमन थीम होती है कि ये टॉपिक आ रहा है तो वहाँ पे मेरा कुछ प्रॉब्लम हो ही रहा है हर बार, या तो मैं मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी का प्रॉब्लम है, या तो फिर मेरे को याद नहीं आ रहा है उस टाइम पे, या तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ 2 सिमिलर चीज़ों के बीच में, तो उनके लिए मैं अलग नोट्स रखता हूँ कि ओके लास्ट टाइम पे मेरे को ये थोड़ा ब्रशअप करना है कि ओके मैं ये देख लूँगा। बट अगर मैं पूरा नोट्स बनाने बैठूँ तो मतलब मेरा ऐसा मतलब नहीं है कि मैं प्रीलिम्स के लिए सारे शॉर्ट नोट्स बनाऊँ, क्योंकि प्रीलिम्स में अभी बहुत डेप्थ में जा रहा है, आप कितनी डेप्थ तक नोट्स बनाओगे। तो मेरा तो उसमें वही फोकस रहेगा कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए और उसको ही थोड़ा आपने रिवाइज किया है तो हाईलाइट किया है तो उधर से ही फास्ट रिवीजन कीजिए। और जहाँ पे मतलब आपको पता है माइक्रो नोट्स कहाँ पे, अगर मॉक्स है तो मॉक्स में आपके कुछ थीम्स पे MCQ रॉन्ग हो रहे हैं, तो वो अगर मॉक में जो एनालिसिस कर रहे हैं आप तो उसके बाजू में लिख लीजिए अगर आप मॉक रिवीजन करेंगे तब, या तो आपकी एक कोई अलग नोटबुक होनी चाहिए कि आप पे अगर ये टॉपिक्स है, अगर ये मैंने रिवीजन करना है तो वहाँ पे एक माइक्रो नोट्स ऐसे यूज़ कर सकता है। क्योंकि ये माइक्रो नोट्स की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत बच्चों के बीच में फोमो क्रिएट होता है कि इवन इफ दैट पर्सन इज स्कोरिंग गुड इन द टेस्ट, बट उसको लगता है यार सर मेरे तो नोट्स ही रेडी नहीं है, या फिर जिसको स्कोर नहीं आ रहे वो लोग क्या करते हैं कि वो उसका रीज़न क्या ढूंढते हैं कि सर मेरे पास माइक्रो नोट्स नहीं है, और नोट्स नहीं है इसलिए वो फोमो चलता है। आपने बनाए थे क्या खुद जब प्रीलिम्स क्लियर किए थे, या फिर? मैं सर ऑनेस्ट रहूँगा, मैं कुछ ऐसा खुद का ज़्यादा अच्छा बोलना है ऐसा कुछ मतलब कि भाई मैंने ये सब कर लिया नहीं, मैंने कोई ऐसे प्रॉपर पूरे सब्जेक्ट वाइज नोट्स नहीं बनाए प्रीलिम स्पेसिफिक कि भाई मेरा अभी 10-15 पेज में पॉलिटी हो जाएगा, 10-15 पेज में इकोनॉमी। मैं स्टैंडर्ड बुक से पढ़ता था लास्ट तक, क्योंकि तो ही मेरे को कॉन्फिडेंस आता था। एक मेरा पर्सनल लेवल पे ऐसा है क्योंकि प्रीलिम्स का डेप्थ वो मांग रहा है। अभी अगर आप नोट्स बना लोगे वो 15 पेज में से अभी एक भी MCQ नहीं आ रहा है तो वो नोट्स का कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है नहीं। वो बनाने में भी इतना टाइम लगता है, आपको पता होगा, और वो अगर उसमें आउटपुट भी नहीं आ रहा है तो वो लॉस एंड लॉस सिचुएशन है अपने साथ दोनों लिए। तो मैं बोलूँगा जो जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे अपना मतलब ज़्यादा वो MCQs रॉन्ग हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो वहाँ पे करिए। वो मैं भी करता हूँ कि ये स्पेसिफिक मेरे भी ऐसे करंट अफेयर में भी थोड़े बहुत नोट्स होते हैं कि मैंने करंट अफेयर पढ़ा तो वहाँ पे मेरे को लगा कि ये मेरे को याद नहीं रहेगा भाई, मैं अगर मैं नहीं लिखूंगा ना तो 15-20 पेज में ऐसे ऐसी टर्म्स होती है जो प्लेसेस न्यूज़ होती है जो मतलब याद नहीं रहेगी। वैसे एक होना चाहिए, पर वो कितना होना चाहिए लिमिटेड, ऐसा भी नहीं कि आप माइक्रो नोट्स को भी मेजर नोट जितना बड़ा बना रहे हैं। यस राइट। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने ये देखा है कि वो लोग क्या करते हैं कि लक्ष्मीकांत का पूरा नोट बनाने के पीछे लग जाते हैं। लक्ष्मीकांत का बना रहे हो अच्छी बात है, बट अगेन कि दैट इज नॉट द ओनली वे ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम। द क्रक्स इज दैट कि ऐसा नहीं कि जिन्होंने बनाया है दे आर एट लॉस। आपने बनाया अच्छी बात है, बट जिन्होंने नहीं बनाया है यू शुडंट बी थिंकिंग इन दैट वे कि और ऑलरेडी रेस खत्म हो चुकी है एंड लेट्स गो एंड स्टार्ट मेकिंग द नोट्स एंड ऑल। तो नोट्स है अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेंस के लिए बनाने पड़ते हैं, दैट विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन। मेंस का तो वो फंडा ही अलग है। चलो फिर तो ये एक मेजर चीज़ हो गई, तो इसकी वजह से फोमो बढ़ता है, राइट। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे, जैसे माइक्रो नोट्स मैंने कहा, वैसे ही अभी मार्केट में बहुत ये चल रहा है कि टॉपर्स के नोट्स में रेफर कर लेता हूँ और प्रीलिम्स निकाल लेता हूँ। आपको क्या लगता है ये भी? अगर आप कोई भी टॉपर्स के भी नोट्स देखेंगे तो वो भी स्टैंडर्ड बुक से ही बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद लिखा है या कोई मतलब अलग ही प्रोफेसर है जिन्होंने अलग ही कुछ पढ़ा दिया है। तो प्रीलिम्स में तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि टॉपर्स के नोट्स आपका कुछ ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन लाएंगे। चलो मेंस में अलग बात होती है, मेंस में उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया होगा, थोड़ा ये होगा। मेंस में थिंग्स आर डिफरेंट, उसमें आप रिफ़र कर सकते हो, उसमें एक आइडिया ले सकते हो कैसे बनाना है। बट फॉर प्रीलिम्स हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स है जहाँ से उन्होंने बनाया है, और वो नोट्स कैसे होते हैं टॉपर्स ने बनाए होते हैं, वो खुद को समझाने के लिए बनाए होते हैं। आप अगर रिफ़र करोगे तो उसमें शायद आपको आधी चीज़ें समझेगी भी नहीं कि ये किसने क्यों लिखा है। तो हमें वो पता होना चाहिए कि वो टॉपर जब प्रिपरेशन कर रहा था वो भी एस्पिरेंट था, तो उसने अपने कंफर्ट के लिए बनाई है नोट्स। वो सोच के नहीं बनाई है कि मेरे लिए बच्चे जब पढ़ेंगे ये तो वो उनको ईजी हो जाएगा। वो उसको स्पीड में पढ़ाई हो उसके लिए बनती है वो नोट्स। तो वो अगर आपने खुद के अपने लिए बनाई है तो वो बेनिफिट करेगी। अगर पर आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो उसमें तो शायद आप आधी चीज़ें तो उसमें समझ भी नहीं पाओगे कि इसका मीनिंग क्या है और इसने क्यों लिखी। और उसका ये वीक एरिया होगा तो उसने उसकी नोट्स बनाई होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका वीक एरिया और उसका वीक एरिया भी सेम हो। तो वो पर्सनलाइज होना चाहिए थोड़ा। ऐसा अगर आप ब्लाइंडली एक चीज़ पे चलोगे तो मुझे लगता है वो बैकफायर कर सकता है सर। राइट, चलो ग्रेट। सो ये भी जो चल रहा है अभी आजू बाजू में, सो ये भी आई होप
दिस हैज़ सेटिस्फाइड दिस क्वेरी। तो चलो अभी तो ये हो गया, प्लान कर लिया हमने कि कैसे करना है क्या करना है, सीसेट को ठीक से देख लिया, करंट को देख लिया, रिवीजन भी बना लिए, नोट्स करने हैं नहीं करने वो भी डिस्कस कर लिया। अभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है अभी आगे के जो 2 महीने में करना है, ये जो हमने अभी जो यहाँ पे प्लान बनाया है ये आपने बताया है कि इस तरीके से हम कर सकते हो। इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें FLTs अभी देने चाहिए या सेक्शनल टेस्ट देने चाहिए? अगर देने चाहिए तो कितने FLTs हमें देने चाहिए? क्या लगता है, आप क्या कहोगे इस पे, FLTs और सेक्शनल? मेरा पर्सनली ऐसा अप्रोच रहता है कि जो सेक्शनल टेस्ट है वो मार्च एंड तक मैं वाइंड अप कर दूँ, क्योंकि मेरा ऐसा अप्रोच है कि अप्रैल से मतलब जो मिड में या मतलब 10th में तक रहता है वो FLTs का टाइम होता है। वहाँ पे आप सेक्शनल पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि वो एक होता है कि हम अभी ट्रेन हो रहे हैं, मतलब जैसा हमें UPSC में देना है पेपर उस हिसाब से। तो 31 मार्च या मतलब जो भी अपना फर्स्ट डिवीज़न का डेडलाइन है उसके आजू बाजू तक अपने सेक्शनल वाइंड अप कर लीजिए। उसके बाद मैं प्रीफर करूँगा कि आप FLTs पे फोकस कीजिए। FLTs भी ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि रोज़ एक FLT दे रहे हैं आप, ऐसा भी वो भी ज़रूरी नहीं है। आप, मेरा टारगेट था कि 10 से 15 FLTs दैट आर इनफ, मतलब वो भी अगर आप 10 भी दे रहे हो तो भी इनफ है, और अगर आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा तो 15 तक दीजिए। बस ये रेंज से ज़्यादा या कम मतलब मैं अवॉइड करता था। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ऐसे होती है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने थोड़ा फरवरी से स्टार्ट किया है प्रीलिम्स के लिए और कुछ टॉपिक्स के सेक्शनल टेस्ट देना बाकी है, तो आप क्या कहोगे कि वेदर दिस इज़ द राइट टाइम टू राइट दो सेक्शनल टेस्ट या सीधा FLTs पे ही शिफ्ट हो जाए, कैसे? दैट डिपेंड्स कि कौन से सब्जेक्ट के सेक्शनल बाकी है। अभी मेरा ऐसा था कि सेक्शनल बेनिफिट मेरे को जहाँ पे दिखता है ना कि वो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में थोड़ा फिर भी ज़्यादा बेनिफिट रहता है। हिस्ट्री में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, क्योंकि हिस्ट्री में जो UPSC पूछ रहे हैं वो शायद किसी के भी सोर्स में नहीं है। अभी लास्ट ईयर थोड़ा ईजी हिस्ट्री आ गया था, कुछ मॉडर्न के ईजी क्वेश्चन थे, तो आप स्टैटिक जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से भी आपको हो रहे थे, उसके लिए आपको टेस्ट की ज़रूरत नहीं थी। साइंस में भी आपको पता है कि वो अलग ही मतलब खेल रहे हैं, तो आपको उसमें मॉक्स दे के वो स्टैटिक क्वेश्चन आ नहीं रहे, तो वो दो में आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपने सेक्शनल नहीं भी दिए है। क्योंकि मैं खुद हिस्ट्री के सेक्शनल नहीं देता था, मतलब अवॉइड करता हूँ, मतलब थोड़े एक आध दो मॉडर्न केस के दे दिए तो ठीक है, वरना एंशिएंट मिडिवल का पूरा उसका दे के, क्योंकि मुझे पता ही है ये मैच ही नहीं करेगा उनके साथ, तो वो मैं अवॉइड करता हूँ। एग्जैक्टली। चलिए, सो यू जस्ट गो थ्रू योर शेड्यूल कि कैसे कैसे चलना है। अगर आपको देना है तो दीजिए, अदरवाइज सीधा स्किप कर दिया हिस्ट्री और साइंस का तो भी चलेगा। यू कैन डायरेक्टली जंप इनटू द टेरिटरी ऑफ FLTs। चलो, ये तो एक ये हो गया यहाँ पे। अभी मेजर क्वेश्चन ये आता है कि FLTs कौन से दे, कौन से इंस्टीट्यूट के दे, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग द FLTs। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में अगेन फोमो पे मार्केट चलता है, कोई बंदा आके कहता है कि XYZ इंस्टीट्यूट के ओपन मॉक है या फिर FLT है, चलो चलो जाके देते हैं, और देने के बाद पता चलता है कि अरे यार मैंने तो अननेसेसरीली ये FLT अटेम्प्ट किया, आइदर दैट वाज टू डिफिकल्ट और इट वाज टू इजी, और वो कुछ अलग ही प्लेन पे पूछ लेते। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया, या फिर कौन से FLTs देने चाहिए, क्या लगता है? FLTs मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी कोई भी एक इंस्टीट्यूट के नहीं देने चाहिए, क्योंकि क्या होता है पता है, आप उस इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस के हिसाब से ट्रेन हो जाते हो। अगर वो आप थोड़े अगर 2-3 FLTs दोगे ना तो आपको समझ जाता है कि ये ऐसे क्वेश्चंस में C देता है, ऐसे में उनका अप्रोच होता है कि 1 वर्ड आंसर है तो ये देते, तो आप UPSC के में ट्रेन नहीं होगे और उनकी मॉक में ट्रेन हो जाओगे अगर उनके 10-12 दे दिए तो मेरा ये अप्रोच रहता है कि जो भी मतलब फेमस इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे आपको ट्रस्ट है कि जहाँ पे ये इंस्टीट्यूट में मेरा मतलब है कि ये कर सकते, तो मेरा ऐसा रहता है कि 5-6 इंस्टीट्यूट में हर एक में 2-2 मॉक्स दीजिए, कोई भी एक इंस्टीट्यूट पे नहीं करिए, क्योंकि एट द एंड हमारा माइंडसेट किसके साथ मैच होना चाहिए, UPSC के साथ, ना कि ये कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के साथ। और रही बात ओपन मॉक्स की, तो मेरा ऐसा मानना है कि हाँ ऑफलाइन में 2-3 देने चाहिए टू रिमूव दैट फियर। ऐसा नहीं कि मैं सारे ओपन मॉक्स हो रहे हैं, अभी आपको मैं बोल सकता हूँ 15-20 ओपन मॉक होंगे अभी के अभी, मतलब ये 1.5 महीने में, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं सब देने जा रहा हूँ। 2 से 3 दीजिए, वो भी क्यों दीजिए कि आपका एक वो जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन का फियर होता है कि वो डायरेक्ट डी पे ऐसा ना हो कि ये पहली बार मैं बैठ रहा हूँ इतने बच्चों के साथ, ये वो, तो वो एक फियर निकालने के लिए आप दीजिए, और उसके भी मार्क्स सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट का ऐसा होगा कि वो इतना हार्ड पेपर निकालेंगे कि आपका लोएस्ट स्कोर उस दिन आएगा जहाँ पे आपका पीक होना चाहिए था, तो वो मार्क्स उधर आप ज़्यादा कंपैरिजन मत करिएगा। ये ओपन मॉक्स में अगर ऐसा है कि रिलायबल है इंस्टीट्यूट जहाँ पे पेपर भी एवरेज था तो वो ठीक है, और उसमें भी आप देखिए कि किन्होंने ऑनलाइन दिया और किन्होंने ऑफलाइन दिया है। अभी ऑनलाइन में कोई दे रहा है, मतलब आपको ही पता है कि कुछ लोग के 200 मार्क्स आ रहे हैं, 190 आ रहे हैं, तो वो आप कंपेरिजन मत करिए, आप हमेशा देखिए कि ऑफलाइन में ये क्या एवरेज रहा है, तो उससे आपको समझेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे स्टैंड। एग्जैक्टली। अगेन ये एक अच्छी बात कही आपने कि ओपन मॉक देते समय ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें एनालिसिस करनी चाहिए, बट यहाँ पे भी दिक्कत क्या होती है कि टेस्ट भी दे दिए, ये भी कर लिए, मेजर प्रॉब्लम ये आता है कि वो टेस्ट को भी एनालाइज कैसे करना है।
बहुत सारे बंदे PYQs भी सॉल्व कर रहे हैं, उनको वो भी नहीं पता चलता कि PYQs कैसे एनालाइज करने हैं या फिर टेस्ट कैसे एनालाइज करने हैं या फिर दोनों सेम तरीके से एनालाइज करने हैं। क्या लगता है आपको? और क्योंकि क्या होता है, अभी मैंने ऑब्जर्व किया है व्हेन आई वाज कम्युनिकेटिंग विद स्टूडेंट्स, बहुत सारे बंदों ने टेस्ट एनालाइज करना ही छोड़ दिया है क्योंकि वो कहते हैं कि सर हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है 3-4 घंटे, तो मैं नहीं करता वो। तो वो क्या करते, सिर्फ स्कोर्स देख लेते, मार्क्स देख लेते, की देखते, रैंक, दैट्स इट। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पे? हाँ, मेरा तो सर ऐसा मानना है कि अगर आपने टेस्ट एनालिसिस किया ही नहीं है तो वो टेस्ट आपने जो दिया है उसका कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा, एग्जैक्टली। क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपने सीखा क्या। टेस्ट देने का हमारा FLT क्या, कुछ भी सेक्शनल का मतलब क्या होता है कि हम उससे नया क्या सीख रहे हैं, क्योंकि हमें जो ऑलरेडी आता था वो तो हमें पता ही था ना, उससे ही हमारे उतने मार्क्स आए। अगर हम 80-85 आ रहे तो वो जो बाकी के एक्स्ट्रा मार्क्स जो हमारे गए वो कहाँ पे गए। तो मेरा ऐसा होता था कि सर FLT में आज दे रहा हूँ 2 घंटा दे रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि अभी 2 घंटा एनालिसिस करें। मेरा ऐसा था आज 2 घंटा FLT दिया, कल 2 घंटा उसका एनालिसिस करेंगे। तो एक होता है कि वो थोड़ा कूलिंग ऑफ हो जाता है, एक पीरियड भी रहता है। और उसमें भी अगर एनालिसिस करना है तो कैसे करना है तो डिपेंड करता है। आप अभी सारे 100 के 100 MCQs देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपका पूरा उसमें मतलब बहुत टाइम चला जाएगा, आप 3-4 घंटे तक एनालिसिस ही करते रहोगे, तो वो भी फ्रूटफुल नहीं है। तो आपके जो करेक्ट MCQ है तो उसको आपको पता है कि ये श्योर शॉर्ट है, ये बेसिक स्टैटिक्स से था, तो उनको इग्नोर करना है। अभी जो मेजर जो ऐसे क्वेश्चन होंगे वो 40 to 50 होंगे मॉक्स में, कि जहाँ पे आपका ऐसा है कि डाउटफुल थे या फिर आपके रॉन्ग हुए, या फिर ये रेंज वेरी भी कर सकता है, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ ये फिक्स रेंज है। तो आपको उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है। और वो जो मॉक आप जहाँ पे मतलब प्रिंट करके लिख रहे हो उसके बाजू में रेड पेन से या कुछ होना चाहिए, आपको उधर शॉर्ट में लिख लेना है 2-3 लाइन में कि ओके वो आपको क्या रॉन्ग था और इधर करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। क्योंकि ये चीज़ क्या है पता है, अगर आप अभी कर रहे हो एनालिसिस भी कर लिया है, पर मेरा तो ऐसा मानना है आपको एक बार ये मॉक्स देखने चाहिए वापस, मतलब ऐसे कि अगर मेरा रॉन्ग क्या हुआ था, वरना तो ही ये मॉक्स का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने सिर्फ एक बार दे दी और एनालिसिस कर लिया, अभी 3 महीने पहले एनालिसिस किया है तो अभी वो नहीं याद रहेगा आपने क्या उधर रॉन्ग किया था। तो होना चाहिए कि आपने साइड में थोड़ा सा लिख लिया है जहाँ पे ये था कि ओके कि ये मेरा गलत है ये। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे एक रिविज़न और एक प्रॉपर एनालिसिस तो मैंडेटरी है। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो आपका वो टेस्ट का कुछ फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा मैं तो बोलूँगा दो ही मत, क्योंकि आउटपुट दोनों में कुछ नहीं आ रहा है। उधर आपका 2 घंटा बच तो जाएगा, पढ़ लोगे, तो वो उससे अच्छा अगर टेस्ट दे रहे हो तो माइंडसेट होना चाहिए मैं दूसरे ही दिन उसको एनालिसिस करूँगा, तो ही उसका आउटपुट आएगा। फायदा होगा यहाँ पे। यस, करेक्ट। एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि बहुत बार अभी आपने कहा कि एनालिसिस करते समय जो सही क्वेश्चन है उसको मत एनालाइज कीजिए, देखिए मत, या फिर जो गलत हो गए 40-50 वो देखिए। बट जो आंसर सही होते हैं उसमें भी दिक्कत क्या होती है कि अमंग 4 स्टेटमेंट्स दे हैव गिवन, आउट ऑफ दोस 4 स्टेटमेंट 2 पता है 2 नहीं पता है, तो वो भी एनालाइज करना है। क्या लगता है? ओके, मतलब हमें एक ऐसा होना चाहिए कि हमारा मतलब अगर हम मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें वो उधर मतलब एक कोई ऐसा सिंबल रखना चाहिए कि जैसे ये है तो ये मेरा श्योर शॉट था, कि ये मेरा गलत हो रहा है तो मुझे पता चलेगी कि ये मेरी सिली मिस्टेक है, ठीक है। अगर ये कोई ऐसा है तो ये मेरा 50-50 वाला MCQ है, मतलब उधर आपको नंबर के ऊपर ही करना है। अगर इधर रॉन्ग हो रहा है तो आपको ये देखना है कि ये मेरा 50-50 है, ठीक है। अभी कोई थर्ड साइन बना दीजिए, ये तो ये मैंने गेस लिया था बेस्ड ऑन माई इंस्टिंक्ट्स कि मेरे को कुछ आ रहा है याद बट मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसा वाला। तो अगर आपको देखना है ये आपके श्योर शॉट है, ठीक है, तो वो श्योर शॉट में आप वही दीजिए कि जहाँ के चारों स्टेटमेंट आपको चारों के चारों पता है, तो ये टिक मारिए। ऐसा नहीं है कि मेरे को 2 स्टेटमेंट पता है और मैंने 2 नहीं है तो और फिर वो सही हो गया, तो आपको कभी रियलाइज़ नहीं होगा कि वो श्योर शॉट था कि नहीं आपका। अगर ये श्योर शॉट में कुछ भी रॉन्ग हो रहा है तो वो आपकी सिली मिस्टेक होनी चाहिए, इसमें तो ही आप इसको श्योर शॉट गिनिए। ऐसे 25 से 30 ही क्वेश्चन होते हैं मेरे को, मतलब जहाँ तक मेरे को पता चलता है। इधर आप ऐसे 60 क्वेश्चन नहीं होंगे कि आपको इतने श्योर होंगे कि मैं 60 के 60 सही कर रहा हूँ। फिर ये जो हो गए, सर ने बोला कि 4 स्टेटमेंट है जहाँ पे मेरे को 2 पता थे 2 नहीं पता, तो ये मेरे 50-50 है। तो वहाँ पे अगर सही भी हो रहा है गलत भी हो रहा है तो आपको देखना है उनको कि ओके ये मैंने जो सोचा था वही सोच के गलत हुआ है, या फिर मतलब मैंने तो 2 और 3 सही सोचा था और सही था 1 and 4, पर मेरा आंसर तो सही आ गया ओनली 2। तो ऐसा नहीं है ना, हमें देखना है कि मेरा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था, ये आंसर था, बट बोले एट द एंड आंसर आना इज नॉट द थिंग। अभी हमारा वो फोकस नहीं होना चाहिए कि हमारा ओनली 2 आंसर आ गया, ओनली 3 आंसर आ गया। हमने जो सोचा था वो आंसर है कि नहीं, वो मैटर करता है अभी। और बाकी जो ये गेस रहते हैं ये रहते हैं, वो भी हमें देखना है कि हमारे लिए कितना वर्क करता है। राइट, परफेक्ट, सही है। और क्योंकि और एक प्रॉब्लम मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि टेस्ट एनालिसिस के नाम पे व्हाट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू, दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, दे ऐड दैट इंफॉर्मेशन टू देयर स्टैटिक सोर्स, एंड स्टैटिक सोर्स में भी दे स्टार्ट फीलिंग कि बाय मेमोराइजिंग द थिंग्स दे विल बी एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स। आपको क्या लगता है कि फैक्ट्स कितने हद तक आपको प्रीलिम्स क्लियर करवा देंगे और क्या प्रॉब्लम आ सकता है?
फैक्चुअल अभी एक लिमिट से ज़्यादा ये गेम में आप कितना भी फैक्ट आप रट लोगे वो आपसे ज़्यादा किसी ने और किया ही हुआ है, तो आप उसको फैक्ट्स के बेसिस पे अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, वरना यूपीएससी चाहता है कि आप सारे फैक्ट्स रट के आ जाओ। एग्जैक्टली। उनके आप क्वेश्चंस देखेंगे तो ऐसा नहीं पूछ रहे कि ये कौन सा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा। ये बंदे क्या करते हैं कि अगेन पॉलिटी आ गया, सारे आर्टिकल्स रट लिए, देन स्कीम्स आ गए, सारे स्कीम्स याद कर लिए, स्पीसीज इन न्यूज़, प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ऐसे तो कितने हद तक करनी चाहिए, या फिर ये करंट अफेयर्स का कुछ उसको करें, क्या लगता है आपको? वो हमें आइडिया लगे कि सर PYQs हमने किए हैं, तो हम अगर मॉक्स के या उनके बेसिस पे अगर ये चीज़ें करने लगे तो वो गलत है। हमें हमारा PYQ पे होल्ड इतना होना चाहिए कि हमें पता ही, मतलब कोई भी मॉक दे रहे या कुछ भी पढ़ रहा था हमें पता होना चाहिए ये आ सकता है कि नहीं, उतना हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि हमने 15 साल 20 साल 25 साल जितने भी आपने PYQ किए हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी का ये पैटर्न है। तो वो ऐसे ड्रास्टिक ऐसा पेपर नहीं कर देगा स्टेट पीएससी जैसा कि भाई आर्टिकल बता दीजिए ये कौन सा है 104, ऐसा पेपर नहीं हो जाएगा। वो एक उनका पैटर्न है और वो पैटर्न फॉलो होगा ही, पर वो आपको कब समझेगा जब आपने PYQs थरोली, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ ली है, आंसर्स अभी सबको पता है, मेरे को भी पता है PYQ के सारे, और आपको भी सारे आंसर पता है, बट वो मैटर नहीं करते। वो लैंग्वेज, वो ऑप्शंस क्यों डालना, ये स्टेटमेंट इधर क्यों डालना, आपको पूरा उसमें डीप डाइव करना पड़ेगा, तब आपको समझेगा कि ये चीज़ पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, ऐसा। ओके, करेक्ट। वो भी, लेकिन यहाँ पे फोमो क्यों क्रिएट होता है बंदों को कि इफ़ यू सी द क्वेश्चंस ऑफ एनवायरनमेंट कि विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज डू द वैगल डांस और वगैरह इस तरीके से, तो उनको लगता है कि यार वो अभी फैक्चुअल पे ज़्यादा पूछने लग गए हैं और लेट्स फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। ऐसे एनवायरनमेंट के पर्टिकुलर जो स्पीसीज वाला वगैरह पार्ट है, आप कैसे डील करते हो उसको? मतलब आपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन बोला वैगल डांस का, तो वो मैंने, मतलब मेरा भी नहीं हुआ था, मैंने बाद में देखा वो न्यूज़पेपर में था, बट बहुत एक छोटा सा आर्टिकल 1-1.5 साइड वाले था, ऐसे भी नहीं था कि वो बहुत टाइम न्यूज़ में था। तो अब ऐसी चीज़ों के वजह से भागोगे तो उसमें कोई एंड ही नहीं है, क्योंकि एट द एंड हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि स्टैटिक के क्वेश्चन है ना वो मतलब सही हो, जो सबके सही हो रहे हैं। ये जो ऐसे क्वेश्चन है वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करते कभी भी, वो आप सही करो गलत करो उससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा। जो 90 तो फिर कट ऑफ होता था ना 130 140, अगर ऐसे क्वेश्चन सब सही कर रहे थे, कट ऑफ हमें पता है 90s में रह रहा है, तो ये क्वेश्चन कभी भी कट ऑफ डिसाइड नहीं करेंगे, ये तो आपका सिर्फ एक फोमो क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसी चीज़ें अगर आपको है भी नहीं, चलो मेरे को देखना है तो 1-2 स्पीसीज इन न्यूज़ के वीडियोस देख लिए, चलो ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 10 वीडियोस देख रहे हो, ये कर रहे हो, उसकी नोट्स, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, नो डाउट कि अभी अगर ट्रेंड है कि चलो एनिमल बिहेवियर का अभी थोड़ा एक आधा क्वेश्चन का ट्रेंड आ रहा है, तो हमें हाँ एक बार देख लिए ये, बट उसका भी एक हमें लिमिट सेट करना है कि कौन सी हद तक हम जा रहे हैं उसमें। राइट, करेक्ट। सो इन शॉर्ट की यूपीएससी प्रीलिम्स इज नॉट द थिंग कि एवरीथिंग अंडर दिस सन, कि जितना आपको पता है वो उतना करो, रट लो, या फिर ऐसे तो नहीं है। यू नीड टू डू सम स्मार्ट वर्क्स एज वेल एज यू हैव टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स। तो चलो अभी ये भी हो गया, अभी इसके आगे की स्टेप क्या होती है कि लॉट मेनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग द टेस्ट। इनिशियली दे हैव रिटन कपल ऑफ टेस्ट, 2-3-4 टेस्ट दे दिए, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट गेट सफिशिएंट मार्क्स और सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स। तो हो क्या गया है कि उनके दिमाग में अभी वो फियर बैठ गया है एंड दे आर नॉट गिविंग द टेस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ लो स्कोर्स, या फिर पीयर कंपैरिजन ज़्यादा हो रहा है, रैंक्स और ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों ने अभी टेस्ट देना ही बंद कर दिया है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि दे आर राइटिंग द PYQs, अटेम्प्ट कर रहे हैं PYQs की। आ गया वो कि सर मैंने अभी 24 का पेपर दिया था PYQ का यूपीएससी का, और मुझे 24 के पेपर में अभी 110 आ गए, मैं तो आराम से क्लियर कर लूँगा। या फिर 23 का पेपर दिया, मुझे तो आराम से 100 आ रहे थे, उस टाइम पे कट ऑफ 75 था, तो इस बार भी क्लियर कर दूंगा। ये साइकोलॉजी को आप कैसे डील करोगे, या फिर क्या लगता है? PYQs आर मतलब अटमोस्ट मतलब नेसेसरी चीज़ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अभी क्या होता है, आप अचानक 24 का पेपर सॉल्व करोगे तो आपने वो उसमें से आधे MCQ तो मार्केट में सुन लिए पहले कि इसका ये आंसर, तो आपको उस दिन ऐसा सरप्राइज फैक्टर कुछ नहीं मिलेगा। और मॉक्स हम इसलिए नहीं दे रहे कि हमारे यूपीएससी में ज़्यादा मार्क्स आए, हमें मॉक्स इसलिए देने कि हम अनसर्टन सिचुएशन के साथ कैसे डील करते हैं। अनसर्टन कोई क्वेश्चन हमारे ऊपर कोई थ्रो कर रहा है तो हम हमारा रिएक्शन क्या होता है उसके साथ, हम क्या उसमें मतलब ज़्यादा फियर में आ जाते हैं, या तो फिर हम ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, या मतलब उसका मेन एम ही यही है। और मेरा तो ऐसा मानना है कम स्कोर आना या फेल होना हमें ना मॉक में हो जाए ना तो अच्छा है, यूपीएससी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉक में हमें पता है हमें कोई जज नहीं कर रहा है, हम हमारे साथ है, हमें साथ बैठना है। बट यूपीएससी में अगर वो हो रहा है, अगर सारा आपने इधर अपने आप डिल्यूजन में रहे कि नहीं भाई मैं उधर जाके ही कर लूँगा, ये तो उधर नहीं रिजल्ट आएगा तो सबको पता चलेगा। इधर आपके 5 टेस्ट में मांगने रहे, कोई नहीं पूछ रहा है आपको, मेरे को भी कोई नहीं पूछ रहा था, मैं घर पे दे रहा हूँ। तो वो मैं तो ऐसा मानता हूँ जितने भी कमा रहे मेरे को सीखने को मिल रहा है कि मेरे को 50 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, ओके भाई मेरे को 50 नई चीज़ें सीखने को मिली, तो मैं 50 नई चीज़ें अभी अगली बार रॉन्ग नहीं करूँगा उसमें से। प्रॉब्लम वहाँ पे अगर आपने एक बार ये 50 चीज़ें रॉन्ग मतलब गलत की है तो आप दूसरी बार भी वो उसमें ही कर रहे हो, देन दैट इज़ अ ब्लंडर। आपको वो 50 चीज़ें ऐसे सीखनी है कि अभी ये बार बार आएगी तो मैं अभी इसको रॉन्ग नहीं करूँगा, ऐसा है। राइट।
एग्जैक्टली। सो यार देखो कि यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम द थिंग्स विच यू आर फेसिंग राइट Yes. नाउ। एंड अगेन वैसे कि जो पी वाई क्यू देखते हो, बहुत बार सुनते हैं आप, किसी कहीं पे फाउंडेशन बैच करते हो, प्रीलिम्स पे टेस्ट करते हो, डिस्कशन में आते रहते हैं कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो वैगल डांस वाला क्वेश्चन या फिर ओरंगुटन वाला क्वेश्चन, तो अभी आपको पता है तो इसलिए आपको वो आ जाएगा। Yes. बट यार जब एट दैट पॉइंट व्हेन यू आर फेसिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो जो पसीने छूटते हैं Yes, yes. दैट, तो वो प्रैक्टिस के लिए मॉक देने चाहिए। डोंट रन अवे फ्रॉम दिस, फेस द रियलिटी, नोबडी इज हियर टू जज यू पीपल। Yes. ये जो हमें लगता है ना कि मेरे दोस्त को क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई। एग्जाम क्लियर कर लो, 7 खून माफ है यहाँ पे। Yes. तो इस तरीके से सो टेस्ट तो स्किप मत कीजिए। जैसे एज वी वर डिस्कसिंग नाउ कि 10 अप्रैल तक के सिलेबस देखो कि सेक्शनल टेस्ट खत्म कर दो, रीडिंग खत्म करो, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट Yes. कीजिए। अगर आपके इकोनॉमी, एनवायरनमेंट या फिर पॉलिटी वाले थोड़ा सा ज्योग्राफी, अगर ये टेस्ट बाकी है तो उसी के सेक्शनल दीजिए एंड देन यू कैन शिफ्ट इट टू द Yes. फुल लेंथ टेस्ट, राइट। तो इस तरीके से आगे अभी दिक्कत ये आती है यहाँ पे कि वाइल सॉल्विंग द टेस्ट पेपर, चलो अभी तो मैं टेस्ट भी देने आ गया, वो सब कुछ करने स्टार्ट किया, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। वो जो 2 घंटे है आप कैसे मैनेज करते थे, या फिर व्हाट शुड बी द आइडियल स्ट्रैटेजी, क्या लगता है 2 घंटे में? 2 घंटे सॉरी, अभी 2 घंटे है तो मेरा पर्सनल ऐसा था कि मैं मिनिमम 2 राउंड करूँ। मतलब इसमें अप्रोच चेंज हो सकता है, कोई लोग 1 राउंड कर रहे हैं, कोई 2 कर रहे हैं, कोई 3 कर रहे हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा आप एक बार 2, अगर आप 1 ही राउंड कर रहे हो तो आप एक बार मॉक्स में ट्रायल करके देखिए कि किसी में 2 राउंड कीजिए, किसी में 3 राउंड कीजिए, क्योंकि इससे क्या पता चलता है आपको आपके लिए क्या सूटेबल है। अगर आपने किसी ने बोल दिया 1 राउंड में करना है या 2 राउंड में करना है, आप वही कर रहे हो, तो फिर अगर आपका इंप्रूव भी नहीं हो रहा है तो आपको समझेगा ही नहीं कि आपके लिए क्या बेस्ट था। तो मेरा तो ये मानना है कि मॉक्स में आपको एक्सपेरिमेंट कर लेने चाहिए कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बोला मैं 2 से 3 राउंड में मैं करता था, तो मेरा फर्स्ट राउंड होता था ना, मतलब ये मेरा होता था 1 आवर 10 मिनट्स के आजू बाजू, मतलब +or-5, मतलब एकदम रिजिड नहीं बोल रहा हूँ, डिपेंड ऑन द पेपर्स की कितना लेंथी है। बट 1.25 घंटे में मेरा होता था कि मैं एक बार 100 MCQ के थ्रू हो जाऊँ। अब ये कब हो सकता है, जब मैंने प्रॉपर PYQs पे फोकस किया हो, मॉक्स किए हो, तो मेरा वो स्पीड आएगा पढ़ने का। अगर आप अचानक से एक दिन आकर टेस्ट देखोगे तो आपको सिर्फ पेपर पढ़ने में 2 घंटा चला जाएगा। तो आपने कंटिन्यूस MCQ सॉल्व किए कि रोज़ में 50 MCQ या पहले किए PYQs ये वो, तो आपका एक स्पीड हो जाता है कि आप MCQ पढ़ने में आपका बहुत सही स्पीड आ जाता है। तो ये आप अचीवेबल है। अगर आप किसी से भी पूछोगे 1-1.25 घंटे में वो लोग 1 राउंड ख़त्म कर देते हैं। बाकी मेरा दूसरा राउंड जो होता था, सेकंड राउंड, $35 to 40 मिनट्स। अभी इधर हम क्या फोकस करेंगे कि 50-50 है जो अपने, या थोड़ा डाउटफुल है, ये है, वो सब हम इस राउंड में लेंगे। पहले राउंड में हम जो श्योर शॉट है और जो हमें सर्कल करना रखना है कि यहाँ पे मेरे को कन्फ्यूजन है, वो सब हम टिक करके ये कर देंगे। और सेकंड राउंड में हम उन लोगों को लेंगे, मतलब उन क्वेश्चंस को लेंगे, वैसा होगा। तो ये फिर भी हम 5 से 10 मिनट फिर भी हमारा बचेगा इसके बाद। तो अगर थर्ड राउंड में सबके लिए एडवाइजेबल नहीं बोलूँगा, थर्ड राउंड जिनको लग रहा है कि उनको वो ऐसा होता है ना कि 5-7 MCQ ऐसे रहते हैं, 5-10 की, जो इंस्टिंक्ट आ रहा है, मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है, बट ऐसा हिम्मत नहीं हो रहा है करे ना करे, करे ना करे, उसके लिए थर्ड राउंड रहता है, वो 5 से 10 मिनट रहता है। कि अगर आपको देखना है कि चलो मैं एक बार, वो भी ट्रायल आप मॉक में करेंगे, आपके लिए टर्न आउट कैसा हो रहा है, फिर आपको उधर एग्जाम में करना है। ऐसा नहीं है कि अभी तक 1 या 2 राउंड करे थे उस दिन जाके 3 राउंड कर दिए, तो वो मेरे लिए एडवाइजेबल नहीं है। आपको पहले से सारा प्रैक्टिस किया होना चाहिए कि मेरे लिए क्या परफेक्ट चीज़ें हैं। राइट। सो ऐसा कुछ फिगर तो नहीं हम चॉकआउट कर सकते ना कि फर्स्ट राउंड में आपके 50 होने चाहिए, 60 होने चाहिए। दैट डिपेंड्स ऑन एंटायरली ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। कि जैसे 23 का पेपर आ गया, तो इफ़ आई वुड हैव बीन राइटिंग, तो मुझे तो यार 20 भी आ गए तो भी बहुत हो गया, क्योंकि वो पैटर्न ही अलग था, सब कुछ अलग था। और आप देखोगे गाइस, एंड में कट ऑफ कम हो गए, 75 वाज द कट ऑफ। बट अगर फर्स्ट राउंड में आपके 30-40 हो रहे, इसका मतलब आपकी पढ़ाई है, दैट इज गुड थिंग, बट पेपर भी थोड़ा सा इजी आ गए, तो यार कट ऑफ भी थोड़ा आगे जाएगा। और ये राउंड सिस्टम का मैं एक और थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि राउंड सिस्टम की वजह से यू विल कम टू नो कि कितना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर फर्स्ट राउंड में 15-20 हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पढ़ाई कम है, पेपर भी टफ आया है। डोंट गो फॉर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट। आप कितना रखते थे बाय द वे पूरा क्वेश्चन? सर मेरा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, yes, मतलब हाई स्कूल, मतलब हाई अटेम्प्ट मेरा गेम रहता था। मतलब मैंने 97-100 ही करता था, मतलब 97 to 100, क्योंकि वो मेरे को कब पता चला, उसका भी मैं आपको एक प्रॉपर लॉजिक बताता हूँ।
मतलब आप अभी कोई भी मॉक दे रहे हैं, ठीक है, तो मैं उसमें सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी एक दो मॉक होंगे उसमें आपका रेंज होना चाहिए अटेम्प्ट का 80 to 85। फिर दूसरा आप दूसरे 2-3 मॉक दीजिए, उसमें आप 85 to 90 अटेम्प्ट कीजिए। तीसरा अभी कोई दीजिए, उसमें 90 to 95 अटेम्प्ट कीजिए। और चौथे जो होंगे कुछ कुछ मॉक्स, उसमें 95 to 100 अटेम्प्ट कीजिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको देखना है कि कौन सी रेंज में आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हो रहे हैं। आपको अपना है ना एक स्वीट स्पॉट पता होना चाहिए कि भाई ये रेंज में मैं अगर मैं स्कोर करता हूँ ना, तो यहाँ से मेरा डिप भी नहीं होता है और ये प्रॉब्लम भी नहीं है। तो मतलब आजू बाजू मतलब मेरे लिए जो मतलब एडवाइजेबल है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि 90 ±2, मतलब बेस्ड ऑन द ट्रेंड और कट ऑफ, ये डिफ़िकल्टी, ये रेंज में अगर आप अटेम्प्ट करते हो ना, तो वो एक एडवाइजेबल है कि पेपर थोड़ा ये वो, पर डिपेंड करता है। अभी 23 जैसा पेपर आ गया तो फिर इतना भी अटेम्प्ट भी कुछ लोगों के लिए ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सबका रिस्क एपेटाइट सेम नहीं होता है। कुछ लोग ज़्यादा फोकस करते हैं एक्यूरेसी पे। तो मेरा गेम एक्यूरेसी का नहीं था। जब मुझे पता है मैं सिली मिस्टेक करूँगा कुछ जगह, या मैं थोड़ा रिस्क लूँगा, तो मेरा ऐसा था कि मैं हाई अटेम्प्ट वाला गेम था मेरा। तो मैं हमेशा 95+ या 100 में वही टिक किया मैंने, क्योंकि मैंने वो मॉक में देखा था कि मेरे ये रेंज में अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरा मार्क्स मैक्सिमाइज हो रहा है। अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मेरे लिए वो बेनिफिट भी है, क्योंकि मेरे ऐसे थे प्रिंसिपल्स कि भाई मेरे को ये MCQ जैसे है, तो मेरे लॉजिक्स उस पर चलते थे। तो आपको अपना स्वीट स्पॉट पता होना चाहिए। ये किसी के लिए सेम नहीं हो सकता, बट हाँ मैं ये भी बोलूँगा कि आप अगर 80 या 80 से बिलो कर रहे हैं तो भी आप थोड़ा गेम मतलब आपका थोड़ा रिस्की है, क्योंकि जैसे भी UPSC कुछ में मतलब डेविएशन देता है मतलब आंसर्स में, या फिर कुछ आंसर कीजिए वो सिली मिस्टेक थोड़े भी हो गए तो भी आप बहुत मतलब नज़दीक से बाहर हो सकते हो। तो थोड़ा तो आपको एटलीस्ट 85+ 90 के आजू बाजू, तो मेरे हिसाब से किसी को भी अभी जो ट्रेंड है उस हिसाब से करना चाहिए सर। ग्रेट, सी दैट्स द होल पॉइंट कि देर आर मल्टीपल वेज ऑफ क्लियरिंग द एग्ज़ाम। कि जैसे मैंने कहा कि यार आप राउंड के हिसाब से देखो, दर्शन ने कहा कि आप एक बार मॉक के हिसाब से देखो कि आपका स्वीट स्पॉट क्या है और उसके हिसाब से आप कीजिए। सो दैट इज़ द होल पॉइंट। देर इज़ नो थंब रूल ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम। जस्ट आपको आपके स्ट्रेंथ्स पता होने चाहिए, आपके वीकनेसेस पता होने चाहिए, राइट? इस तरीके से। बट इतना सब करके भी अभी दिक्कत क्या हो रही है, मेनी स्टूडेंट्स आर स्टक इन वन पर्टिकुलर रेंज ऑफ द स्कोर्स कि सर मेरे 80 to 90 के बीच में ही आ रहे हैं। या फिर बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि जिन्होंने 2-3 UPSC के प्रीवियस अटेम्प्ट्स भी दे दिए हैं, बट देयर स्कोर्स हैव स्टक की कट ऑफ अभी 92 लगाए तो 85 87, 2-3 बार सर मेरा 2-3 MCQs की वजह से ही रह जा रहा है। आपको क्या लगता है हाउ टू ओवरकम ये जो स्टक वाला प्लेटू वाला फेज है, हाउ टू ओवरकम दिस प्लेटू इन मॉक्स एज वेल एज इन एग्जाम, फाइनल एग्जाम? या प्लीज। मतलब जैसा सर अभी बोला, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है उनका एक ये जो सर ने बोला प्लेट्यू ऑफ मार्क्स है, ये 80 to 90 के बीच में ही है। मतलब जो सीरियस एस्पिरेंट है कि जो उन्होंने सच में प्रॉपर सारी पढ़ाई की हुई है, सारी मतलब स्ट्रेटजीज फॉलो की हुई है, उनका यही रेंज में एक मार्क्स ये घूमते रहेंगे। तो उसका अभी उसके लिए अगर आप ये अप्रोच कर रहे हैं कि मैं और कुछ पढ़ लूँ और नए सोर्सेज कर लूँ, ये कर लूँ, तो आप पूरा गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपका प्रॉब्लम वो है ही नहीं कंसेप्चुअल या कोई प्रॉब्लम ये है। आपका अभी प्रॉब्लम है थोड़ा मतलब स्ट्रेटजी, मतलब पेपर सॉल्व करते वक्त, या थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग। मतलब आप अगर कैसे ये रेंज में अटके हो तो आप हर MCQ को क्यों सॉल्व कर रहे हो कि आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, तो ही आप ये रेंज में अटक सकता है। आपका थोड़ा रिस्क एपेटाइट कम है। आपने थोड़े PYQs पे जो लॉजिकल गेसिंग, जो मतलब आप सब कभी सुन रहे होंगे, एलिमिनेशन ये वो, ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि वो मतलब चल नहीं रहे। मैं तो बोलता हूँ वो मतलब वर्क करते हैं, बट आप वो कब वर्क करेंगे जब आपने घर पे उसको खुद एनालाइज किया है। अगर आप कोई एलिमिनेशन, लॉजिकल गेसिंग ये सिर्फ एक वीडियो देख के चले गए तो उस दिन आपको स्ट्राइक नहीं होगा वो एग्जाम के दिन। एग्जाम के बाद मतलब बहुत लोग आ जाएंगे, मतलब 50 MCQ लॉजिकल गेसिंग से कर देंगे, पर वो भी रियलिटी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हम बैठ रहे, आप बैठ रहे, हम दोनों को पता है कि क्या है ये प्रॉब्लम। तो वो बाहर का जो फिर जो रस आएगा उस पर डिपेंड नहीं रहना, बट आपको खुद से घर पे बैठ के PYQs में लैंग्वेज पकड़नी है सारी, कि ये लैंग्वेज मतलब ये अगर ये ऑप्शन डाला है तो क्यों डाला है, कि ये अगर मैं एग्जाम सेटर था तो मतलब मैं अगर डाल रहा हूँ तो ये मेरा क्या इधर मेन होगा। क्योंकि UPSC अगर कोई चीज़ गलत करता है ना तो वो डबल रॉन्ग करता है कि फ्यूचर में भी सही ना हो। उसको स्टार्ट भी रॉन्ग करेगा और उसको एंड में भी और एक स्ट्रॉन्ग देगा कि ये पूरा स्टेटमेंट गलत ही है, कि उनको कोई मतलब ऐसे चैलेंज ना कर पाए। तो वो कब पता चलेगी चीज़ें कि भाई हम अगर वो PYQs लेके बैठे हैं, अभी जैसे कुछ अभी UPSC में स्टेटमेंट होते हैं कि 2 स्टेटमेंट को मतलब ऐसे बट या ऐसे कुछ चीज़ों से कनेक्ट करता है। तो ये आपने अगर ट्रेंड नोटिस किया तो आपको पता चलेगा कि ये जो कनेक्शन वाला स्टेटमेंट होता है वो दोनों मतलब प्रॉपर उसको गलत करने के लिए होता है। ये आपको कब पता चलेगा कि आपने प्रॉपर PYQs बैठे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने आंसर देख लिया। ये आपको पता मतलब अगर है कि भाई चलो ये बीच में कुछ कनेक्ट कर रहे हैं लोग जब, तो वो लोग उसको
प्रॉपर या तो एक्सचेंज कर रहे हैं दोनों को, या तो फिर उसको प्रॉपर गलत कर रही है, कब पता चलेगा? ये वीडियो से भी कुछ कुछ लोग बता देंगे, बट आपको खुद को एनालाइज करना है, तब वो ज़्यादा ऐसा दिखेगा। एग्जैक्टली राइट। सो प्लेटू ऑफ द मार्क, क्योंकि क्या होता है कि स्कोर जब ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है कि इनिशियल स्टेजेस में स्कोर बढ़ते जाता है और यहाँ पे स्टक हो जाता है और कट ऑफ यहाँ पे कहीं पे तो खेलता है। यस, अगर आपको यहाँ पे जंप करना है तो यू हैव टू वर्क ऑन द ट्रिक्स, एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह ये, एंड एज दर्शन हैज सेड कि वो काम करता है, 100% वो करता है, क्योंकि यूपीएससी हैज सर्टेन लैंग्वेज, रैंडमनेस क्वेश्चंस पूछने में है, बट द वे दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस, विच क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, उसमें थोड़ा रैंडमनेस है, बट द वे दे आर आस्किंग द क्वेश्चन उसमें रैंडमनेस नहीं है, राइट? तो पहले तो आपको PYQs देखने हैं और ये जो ट्रिक्स एलिमिनेशन टेक्निक्स है वो आप यूज़ कर सकते हो, बट किसके लिए? इफ़ योर स्कोर इज समवेयर रिवॉल्विंग अराउंड द कट ऑफ, अगर आपको पहले से ही 50 मार्क मिल रहे हैं और अगर आप ये ट्रिक्स और एलिमिनेशन टेक्निक्स, तो आई थिंक नोबडी वुड बी सजेस्टिंग यू टू डू दिस थिंग्स। तो अगर आपको देखने हैं तो देखिए, लेकिन इसका कैसे प्रिपेयर कैसे करना है? मतलब कुछ नोट्स बनाने चाहिए, क्या लगता है? मतलब कुछ सर वीडियोस से वगैरह, जैसे आपने बोला किसको करना है, पहले मैं वो एड्रेस हाँ वो पहले आप प्लीज़ बता दीजिए। तो मतलब मेरा जो अप्रोच रहता है, पहला जो ये अभी ये चीज़ ऐसी नहीं है कि मार्च में कर रहे हैं या अभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब एक 3R अप्रोच होना चाहिए हम सबका, ठीक है? पहला हमारा फोकस होना चाहिए रिवाइज, जो हमने अभी प्लान किया, जो पूरा शेड्यूल बनाया है उस हिसाब से रिवीजन पे। फिर दूसरा होना चाहिए हमारा रिकॉल, कि हम एक्टिव रिकॉलिंग कर रहे हैं, कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें याद भी आ रहा है कि नहीं। और तीसरा होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट। तो ये जो एलिमिनेशन और ये सब जो चीज़ें आती है ना, वो सब इधर आती है रिस्क मैनेजमेंट में, वो लास्ट स्टेप होना चाहिए हमारा। अगर आपकी ये 2 स्टेप स्ट्रांग नहीं है तो ये कभी वर्क नहीं करेगा। वो आपको हमेशा मान के चलना। अगर आप सिर्फ इस पे डिपेंडेंट हो कि मैं सिर्फ ये लास्ट में वीडियोस देख लूँगा 10 जगह से, तो वो एलिमिनेशन भी कब चलता है कि अगर 3 ऑप्शन है, अगर आपका स्टैटिक नॉलेज स्ट्रांग है, आपने एक ऑप्शन उसके स्टैटिक के बेसिस पे निकाल दिया, फिर दूसरा और तीसरे में आपने लॉजिक लगाया, तब वो आप उस पर पहुँचोगे। अगर आपको पहले का अगर स्टैटिक भी स्ट्रांग नहीं है तो इसको आप किस बेसिस पे निकालोगे? तो ये 2 अगर स्टेप आपके स्ट्रांग हुए तो ये वर्क करेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रिक्स एंड टिप्स मतलब एलिमिनेशन वर्क करता है तो सबके लिए करता है। कुछ कुछ चीज़ें होगी जो सब कर लेते हैं, बट अगर आपको डेप्थ में जाना है उसके, जो आपको वो प्लेटी ऑफ मार्क्स से निकलना है, तो आपके ये 2 स्टेप तो प्रॉपर स्ट्रांग होने चाहिए, फिर ये वर्क करेगा प्रॉपर ये वाला चीज़ें। एग्जैक्टली। सो सिर्फ ऐसे ट्रिक्स और एलिमिनेशन से एग्जाम नहीं निकलता है, दोज आर जस्ट सप्लीमेंट्री थिंग्स। और अगर स्कोर शूट करना है या फिर जिसका सिविल्स निकल रहा है और द पर्सन इज एमिंग फॉर फॉरेस्ट, तो उस बंदे के लिए ये ट्रिक्स और एलिमिनेशन टेक्निक्स रहते हैं। एंड देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जस्ट वीडियो देख के नहीं होता है। यू रीड दोज थिंग्स एंड द सेम क्राइटेरिया कैन बी अप्लाइड फॉर द FLTs विच यू आर गोइंग टू चूज, क्योंकि FLTs कैसे चूज होगी वहाँ पे भी वो एलिमिनेशन टेक्निक वर्क होनी चाहिए। तो जैसे अभी दर्शन ने कहा कि बट वाला स्टेटमेंट है, कनेक्टिंग स्टेटमेंट वाला, ये कुछ तो आपने ट्रिक पढ़ लिया है और जो मॉक दे रहे हो वहाँ पे वो काम ही नहीं कर रहा है, तो ये मैच नहीं होगा। सो यू कैन चूज योर FLT ऑन द सेम लाइन्स कि जहाँ पे होनी चाहिए, बट दिस शुड बी द लास्ट रिसॉर्ट। एंड अभी अप्रैल 15 या फिर उसके बाद से ये देखना आप स्टार्ट कर सकते हो, तो इसके ये वर्कआउट हो जाएगा। आई थिंक द सेम आंसर कि जो सेम क्वेश्चन है बच्चों के कि 50-50 में कैसे डील करें, तो आई थिंक ये यही से डील हो सकता है कि 4 ऑप्शन से 2 एलिमिनेट कर दिए, बट 2 में कैसे निकालना है। तो अब यार रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, चारों के ऊपर आप ये नहीं कर सकते। और अगर आप 50-50 के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको पता है ऐसे 30 क्वेश्चन है, अगर आप 20 कर रहे हैं और 10 नहीं कर रहे, तो ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी। अगर आप 50-50 का मतलब ही वही है कि आप 30 के 30 करिए, एग्जैक्टली, तो ही वो नेट पॉजिटिव आता है। अगर आप इधर 20 कर रहे हो और इधर ही आपको पता है कि इधर 15 गलत है और जो 10 करने वाले थे उधर 10 के 10 सही थे, तो आप नेट कर लीजिए, आपका ये नेगेटिव आएगा। 50-50 का मतलब वो है कि अगर रिस्क लेना है तो पूरा लीजिए, जहाँ पे 50-50 सारे हैं। क्योंकि आप अगर ऐसा बोल रहे हैं कि 50-50 में 20 क्वेश्चन में लेता हूँ, 10 भी नहीं लेता हूँ, तो कौन से कहाँ पे सही है वो किसी को भी नहीं पता। आपको अगर नेट पॉजिटिव आना है तो पूरा रिस्क लीजिए, तो आप नेट तो पॉजिटिव ही आएंगे। अगर आप कभी भी प्रॉपर एनालिसिस करेंगे टेस्ट का, जैसा मैंने बोला 50-50 श्योर शॉर्ट या गेस, तो आप फिर लास्ट में वो भी देखिए कि आपने जो सिली मिस्टेक है मतलब जो की है वो कहाँ पे, मतलब श्योर शॉर्ट में की है, 50-50 का नेट मार्क्स कितना आ रहा है, गेस का कितना आ रहा है, तो आपको वो उस हिसाब से समझ जाएगा कैसा है। राइट, एग्जैक्ट, ग्रेट। आपने एक चीज़ यहाँ पे कही है कि दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉल। रिवाइज तो कर लेंगे, रिस्क मैनेजमेंट भी वीडियो से देख लेंगे, आगे आता है रिकॉल करना है।
बहुत सारे बंदों का वो भी प्रॉब्लम है कि सर वी आर नॉट एबल टू रिकॉल, याद नहीं आ रहा है लक्ष्मीकांत में से कि अभी आर्टिकल 21 है, 21 के अंडर वो बहुत सारे राइट्स दिए कि सर 2-4 ही याद आते, बाकी के नहीं आते। क्या लगता है आपको, हाउ टू रिकॉल और रिमेंबर द थिंग्स प्रॉपरली, कैसे क्या कर सकते हैं? रिकॉल के लिए ये वर्क करेगा स्टैटिक और जैसे करंट कुछ अफेयर। अलग ऐसा मेमोराइजेशन टेक्निक है क्या? नहीं क्या नहीं सर, है? ऐसे कुछ मेमोराइजेशन टेक्निक तो नहीं है। मतलब जैसे मैं अगर आपको करंट अफेयर का एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने बोला था कि पीटी को आप इंडेक्स पे देखिए, तो जैसे मैंने बोला था 7 टॉपिक तो आपने पढ़े होंगे, तो वो टॉपिक पे इंडेक्स पे आप जब आप पढ़ रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि ये टॉपिक पे आपने पढ़ा हुआ है तो क्या याद आ रहा है, मतलब आप कितना मतलब रिकॉल कर पा रहे हो बैठे। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडेक्स देख के आपने देख लिया कि चलो ये तो मैंने पढ़ा है, बट वो पढ़ा क्या है वो भी तो याद करना पड़ेगा ना। तो वो एक अलग चीज़ होती है, वहाँ पे आपको समझता है कि चलो आपने पढ़ा है फिर भी याद नहीं आ रहा है, तो वो समझता है कि आपका इधर और रिवीजन लैकिंग है, तो वो रिकॉल करेंगे तब आपको समझेगा कि कहाँ कौन से एरिया में आपको रिवाइज भी ज़्यादा करना है। रिकॉल इज़ दैट मेथड कि जहाँ पे आपको पता चले आपका रिवीजन अभी वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ये है क्या है। और रिकॉल आप करते हो ना तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, मतलब वो एक फास्टर एक वे ऑफ टेक्निक है। मतलब आप अगर ऐसा भी नहीं है कहीं पे बाहर भी गए हो, कुछ ट्रैवल कर रहे हो, तो रिकॉल इज सच अ थिंग आप बैठे बैठे कहीं पे भी कर सकते हो। आपने कुछ भी चैप्टर किया है कि चलो सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर खोलता हूँ मैं, मतलब ऐसे माइंड में बोल रहे हैं तो चलो ये उसके क्राइटेरिया है, ये मतलब कौन बन सकता है, कौन कौन ये, तो वो आपको कितना याद आ रहा है वो आपको देखना है। तो रिकॉल इज वो स्टैटिक में और करंट अफेयर में दोनों में वर्क करेगा, बट उसके लिए आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा दिन में कि थोड़ा आपको पता चले कि अगर दूसरा रिवीजन करना है तो कहाँ पे मेरे को रिकॉल नहीं हो रही थी चीज़ें। एग्जैक्टली। एंड जैसे कि कहा कि यार यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। Yes. 7-8 घंटे करके ये करंट से Right. रिकॉल रिवीजन ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली। ऊपर से आपने ये भी बताया कि अपना इलिमिनेशन टेक्निक वाला वो भी आपको डेली बेसिस पे थोड़ा कुछ ना, सो यू हैव टू पुश योर लिमिट्स बिकॉज Yes. कंपटीशन इज फियर्स। एग्जामिनेशन को प्रिडिक्ट ज़्यादा नहीं कर सकते एक लिमिट के बाद, सो यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। एक बार रिकॉल में मुझे ये भी एक बताना है कि बहुत सारे बंदों का ना वो आइडियलिज्म लेके चलते हैं कि जैसे लक्ष्मीकांत में दिया पूरा के पूरा याद हो जाए। गाइस ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, या हो सकता है, क्या लगता है आपको? नहीं, मतलब रिकॉल का मतलब ही वही होता है कि आप 70-80% चीज़ें मतलब रिकॉल कर पा रहे Exactly. हो, और वो भी पॉइंटर्स, ऐसा नहीं कि सारे पॉइंट्स, मतलब पूरा एक नहीं याद रख सकते। यस वो बेसिक मतलब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद आ रही है कि नहीं, और उसमें भी 20-30% तो मिस होगी ही। हाँ, रिकॉल का मतलब ही वही है, बट प्रीलिम्स में अपने पास बेनिफिट है ना, अपने सामने आंसर होगा। क्लिक हो जाता है। मेंस के जैसे नहीं है कि हमें याद करना है या सोचना है, हमें प्रीलिम्स में याद आ जाएगा ये 23-30% भी, अगर हमने अच्छे से रिवाइज किया है। करेक्ट। हाँ, वो आगे आ जाता है, मतलब जस्ट लुकिंग टुवर्ड्स द ऑप्शंस, वो सबकॉन्शियस मेमोरी से वो आगे आ जाएगा। यू हैव टू ट्रस्ट योर ब्रेन एज वेल। तो ये चीज़ ये करते समय, रिकॉल करते समय एक और दिक्कत ऐसे आती है कि लेट से कि अभी हमारी एग्ज़ाम है 24 मई को, तो बहुत लोगों को ये भी लगता है कि 22 और 23 मई को क्या करना है, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स है कि जो मैंने 10 मई को पढ़ लिया है, अभी 24 मई तक मुझे याद आएगा या नहीं आएगा। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए पहले 1-2 दिन या फिर कैसे? तो हमने जो सर वो शेड्यूल मतलब बनाया था, तो उसमें हमने लास्ट के 7 डेज रखे थे करेक्ट, कि पर सब्जेक्ट 1 डे, 1 डे। तो एटलीस्ट हमारा मतलब तो हमने लास्ट के 10 दिन में सारा देखा तो हुआ होगा, ऐसा नहीं होगा कि हमने 1 महीने पहले कोई चीज़ देखी होगी। तो अगर इधर ये लास्ट 7 डेज के बाद भी 2 दिन बचेंगे, तो ये सर 2 दिन है ना सब्जेक्टिव है, मतलब आप कौन सी कैटेगरी के एस्पिरेंट हो। अगर आप ऐसे हो कि जिनको पढ़ के कॉन्फिडेंस मिलता है, तो आप थोड़ा कुछ अपने वीक एरियाज, अपने जो सिली मिस्टेक्स, आपने जो शॉर्ट नोट्स मिनी नोट्स बनाए वो करिए। अभी कुछ सर वो होते हैं कि सर मेरे को रिलैक्स, मतलब माइंड का पीस चाहिए लास्ट के 2 दिन में, तो सर उनके लिए वो नेसेसरी है, क्योंकि इनको ये कॉन्फिडेंस देगा। क्योंकि कुछ लोगों को लास्ट के 1-2 दिन में प्रेशर लेके वो शायद पेपर बिगाड़ देते हैं, तो मैं उनके लिए बोलूँगा आप लास्ट के 1-2 दिन में लोड मत लीजिए, मतलब नॉर्मल अपना कुछ है माइन्यूट से चीज़ें आपने जो देखनी है, या फिर क्योंकि लास्ट के 1-2 दिन सर सेंटर पहुँचना होता है सब, मतलब ये वो उसमें टाइम निकल जाता है। तो ज़्यादा ये लास्ट के 2 दिन में मैं बोलूँगा कि इतना हैवी मत रखिए। ये जो 7 दिन का रिवीजन हमने लास्ट में रखा है वो उसके पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, 2 दिन के पहले। तो उधर ये सब हैवी रख लेंगे हम, बट इधर हम लाइट ही रखना, मेरा मतलब ये फोकस रहेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर हम बार 14 घंटा पढ़ रहे हैं, क्योंकि इधर हमें थोड़ा एनर्जी मतलब ये मेंटेन रखना है कि हाँ पेपर के दिन हमारा मैक्सिमाइज करना है। राइट। और ये जो है मतलब PYQs कब तक रेफर करने चाहिए, या फिर टेस्ट कौन से तारीख तक देने चाहिए? लुकिंग एट 24 में इज अवर प्रीलिम्स। ओके
सर टेस्ट के लिए मैं लास्ट में बोलूँगा 10 to 15 डेज़ के पहले टेस्ट बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट के ये 10-15 दिन में टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। हमें फिर यूपीएससी के माइंडसेट में आ जाना चाहिए कि अभी हम यूपीएससी को पेपर देने वाले, अभी कोई भी मॉक या कोई भी इंस्टीट्यूट का पेपर नहीं देने वाले। तो अभी आपको मैं मेरा अप्रोच बताता हूँ उस चीज़ के लिए। मैं लास्ट के जो मतलब अपना 7 दिन का जो प्लान था उसमें मैं 5 साल का PYQ, पिछले 5 साल के पूरे पेपर ज़ेरॉक्स करवा के आता हूँ। मुझे पता है सारे बार में सारे आंसर पता है उसमें 100 के 100। मतलब चलो ऐसा होगा 2-3 मेरे को शायद मैं सिली मिस्टेक कर दूँ, बट फिर भी मैं अगर 24 तारीख को पेपर है सर, तो 17, 18, 19, 20, 21 ये 5 दिन में मैं इधर में पेपर दूंगा 2021 का, इधर में पेपर दूंगा 2022 का, 2023 प्रॉपर टाइम लगा के, यस प्रॉपर एग्जाम टाइप सिचुएशन। यस इधर मेरा वो एम नहीं है कि मेरे को आंसर मार्क्स कितने आ रहे हैं या वो कितना आ रहा है, बट इधर मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो उनके लैंग्वेज में मैं जा रहा हूँ कि जो मेरा अभी तक मैं मॉक्स दे के शायद मेरा लैंग्वेज में मॉक्स के लैंग्वेज या इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज में फंस गया था, वो नहीं। मेरे को अगर इधर आंसर आ रहा है तो क्यों आ रहा है वो मैटर करता है, कि ये अगर मैं गलत कर रहा हूँ मेरे को आंसर पता है बट क्यों, मैं वो पूरे ऑप्शंस की लैंग्वेज में जाऊँगा जो हमने एलिमिनेशन या लॉजिकल थिंकिंग या PYQ से जो सीखी है, या थीम्स हमें जो पता है कि जैसे विजयनगर का क्वेश्चन उस साल था तो कृष्णदेवराय उनका फेवरेट थीम है, तो वो आंसर क्यों है, क्योंकि वो उनका फेवरेट टॉपिक है। तो वो हमें दिमाग में लाना है कि यूपीएससी की फेवरेट थीम क्या है, ना कि कोई इंस्टीट्यूट की। तो हमें वो अगर 5 साल के PYQs करेंगे तो हम उनके पूरे उस दिन ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नया कर रहे हैं। ये आप 1-2 दिन वैरी कर सकते हैं, कोई 22 तक कर सकता है या कोई ऐसे 16 से कर सकता है, बट लास्ट के मैं 1-8 दिन में बोलूँगा मत कीजिए 23 तारीख को, या कोई ऐसा कि लास्ट का एक दिन थोड़ा अपना रिलैक्स रखें। बट ये 5 साल अगर आप करोगे ना तो उस दिन आपको जाकर कुछ नया नहीं लगेगा, क्योंकि आप उस दिन यूपीएससी का लैंग्वेज पेपर में जो है ना वो पढ़ने वाले हो, ना कि कोई इंस्टीट्यूट का या ना कि कोई मॉक का। मतलब वो ये शैडो प्रैक्टिस कर Yes, shadow practice, yes. करेक्ट। अगेन ये अपना हो गया 50-50 वाला, या फिर कब तक देना है। इतना सब करने के बाद भी यार कुछ तो बच जाता है, या फिर जैसे आपने भी कहा कि यार 2-3 तो सिली मिस्टेक्स हो ही जाती है। यस यस वो अवॉइड कैसे करें? हो सकते हैं 100% सिली मिस्टेक्स अवॉइड हो सकते हैं, 0 एरर पे पेपर जाएगा, क्या लगता है आपको? सर मैं इतना आइडियलाइज तो नहीं करता हूँ, जैसे मैंने बोला कि मेरा गेम ही थोड़ा अटेम्प्ट वाला है, क्योंकि मैं सिली मिस्टेक में भी करता हूँ। हाँ। मतलब अगर कोई एस्पिरेंट है या कोई बच्चे वो करे तो मैं भी करता हूँ, 2-3 मेरे से भी होती है, बट वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो 6-7 है। हाँ, मतलब उसका भी एक नंबर है 1-2 या मैक्स 3, मतलब उससे ज़्यादा तो मतलब वो भी आपका दिन खराब, इसलिए मैं 3 बोल रहा हूँ। बाकी 1 से 2 करिए, उतना अवॉइडेबल है, क्योंकि वो सिली मिस्टेक ही कट ऑफ में काउंट होती है। जैसे हमने बोला कि वो वैगल डेंस वाला कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा, बट सिली मिस्टेक ऐसी होगी कि कोई आर्टिकल बेसिक का क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिया, राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंदर आता तो है? वो हम सिली मिस्टेक इससे तो 1 से 2 उससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि आप 0 कर दें, वो हम पेपर दे रहे हैं, हमें पता है कि उस दिन हम एग्ज़ाम प्रेशर क्या होता है, पूरे साल का हम बैगेज लेके कुछ लोग जाते हैं, पूरे साल का प्रेशर रहता है, कुछ का ये मतलब पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं, तो वो होता है कि 1 से 2 वो एग्ज़ाम में बैठा है वो कर सकता है कि उनको पता है कि क्यों होती है। मतलब बाकी 100% अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट मैं 1 से 2 में ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको वो 0 पे लेके जाना है। दैट इज़ नॉर्मल ह्यूमन एरर, वो रहेगा हमेशा। राइट, चलो ग्रेट। सो ये सारी चीज़ें हैं जो अपने को टेस्ट भी देने हैं, रिवीजन प्लान भी करना है, करंट अफेयर, CSAT वगैरह। चलो अभी ये सब तो अपनी जगह पे ठीक है, बट दिक्कत अभी ये हो रही है कि जैसे जैसे हम एग्ज़ाम के पास जाते हैं, अभी आप भी इंजीनियर हो या फिर आप भी अभी यू आर इनटू दिस फील्ड, बहुत सारे 2-3-4 सालों से हो, देखते हो। Yes. जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जाते यार होता क्या है कि मार्केट फ्लड होना चालू हो जाता है। Yes. टेलीग्राम स्टार्ट फ्लडिंग, देन यूट्यूब पे बहुत सारे फ्लड्स होते, मैराथन सेशन स्टार्ट हो जाते। आपको क्या लगता है मैराथन सेशन सच में यूज़फुल है और देखने चाहिए तो स्टैटिक के देखने चाहिए या फिर करंट अफेयर्स के देखने चाहिए? आपने कुछ देखे हैं, क्या लगता है आपको ऐसे मैराथन सेशन? मेरा तो ऐसा मानना है अगर आप मैराथन पे डिपेंडेंस आ गए हो तो आपने आपका अटेम्प्ट मतलब गवा दिया है, क्योंकि वो मैराथन डिपेंडेंस अगर आप आ गए कि मैराथन देख के मैं वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लूँगा तो आपका मेहनत कुछ नहीं है। मैराथन जैसे सर ने बोला कि एक मार्केटिंग गिमिक की है, वो मतलब ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो पूरा ख़राब होता है,
अगर आपको कुछ ऐसा है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर आपको कुछ फंक्शन में जाना है 2-3 दिन, अगर ये बीच के मतलब 2 महीनों में, अगर आप तब बैठे बैठे आपने कुछ मैराथन देख लिया, ये करिए, तो आपका कुछ रिवाइज हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि वो कम्प्लीटली ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स है, बट हाँ उसमें कौन अच्छा करवा रहा है, कौन कितनी डेप्थ में लेके जा रहा है। मतलब कुछ कुछ चीज़ों में कुछ मैराथन्स हो गए वहाँ पे सिर्फ बातें ही चल रही है, मतलब 10 घंटे का मैराथन है तो 2-4 घंटे तो सिर्फ बातें ही हो रही है ऐसे। तो आपको देखना है कि ये मतलब अपने लिए क्या मतलब यूज़फुल है। कुछ कुछ होगी अच्छी भी, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, बट दैट शुड बी नॉट योर फर्स्ट चॉइस। वो आपका होना चाहिए कि जब आपसे पढ़ाई ना हो रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ दिन आप हो रहे हो कि बुक ही खुली नहीं जा रही है, होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा कि यार आज तो पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे दिनों पे जो ये मतलब होता है ना, वो आप थोड़ा देख लो तो भी ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगा कि मैंने टाइम वेस्ट किया इसलिए। बट अगर आप रोज़ मैराथन खोल रहे हो, रोज़ अलग अलग सब्जेक्ट के ये, देन दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। और रही बात जो एक्स्ट्रा मटेरियल ये होता है, तो मेरा ऐसा था कि मेरा स्टैटिक हो गया था, मतलब मैं ऐसे 2-3 अभी कंटिन्यूस निकल रहा था, तो मैं थोड़ा ये सब देखता था चीज़ें। क्यों? क्योंकि मैं वो मतलब एस्पिरेंट था कि जहाँ पे मेरे स्टैटिक हो गया है, ये हो गया, ये हो गया, मैं सबके लिए एडवाइजेबल नहीं है। मैं 1 घंटा सर ऐसा रखता था, एक यूट्यूब या कुछ भी टेलीग्राम या मेरे को जो भी एक्स्ट्रा करना है उसके लिए रखता था, क्योंकि ये मेरे पास बचता था। क्योंकि मेरे को ना तो सीसेट का प्रेशर होता था, ना ही मेरा वो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट पे जहाँ पे मेरे को प्रीलिम्स का कॉन्फिडेंस नहीं। तो मैं 1 घंटा इसका रखता था और मैं वो करता था कि मेरे को मज़ा आता था। ऐसा भी नहीं, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा मैं यस। और इसमें अगर मेरे को कुछ काम का मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। क्यों? पर ये मेरे पास एक्स्ट्रा है। ये अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो ही आप ये साइड जाइए। अगर आपका दिन ही बहुत इतना पैक है तो ये सबके लिए एडवाइसेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत वही होती है कि अगर आप यूट्यूब, टेलीग्राम या फिर ये देखते हो तो अगेन कंसर्न इज दैट कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं। अगर शुरू कर दिया यूट्यूब तो वो रुकना कब है वो पता नहीं चलता। सो वही कि यार आपका शेड्यूल देखिए किस तरीके से चल रहा है, वर्क ऑन योर कोर एरियाज, एंड अगर फिर टाइम बच रहा है तो मैराथन देखिए या फिर ये सारी चीज़ें कीजिए, बट दैट शुडंट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट? ग्रेट। अभी आगे का इशू, मेजर कंसर्न क्या होता है कि बहुत बार आपने भी फेस किया होगा, मैंने भी फेस किया है ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, कि यार पढ़ के ना मेंटल फटीग आ जाता है, या मेंटल फटीग और ये बर्नआउट जैसे फील होता है कि अभी पढ़ रहे लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। आपके साथ भी हुआ है, एंड हाउ यू हैव ओवरकम थ्रू दिस मेंटल फटीग वाला? सर इसके मतलब अभी 2-3 तरीके हो सकते हैं। और इसकी वजह से, सॉरी टू इंटरप्ट, इसकी वजह से शायद ये भी आप मतलब यू ऑल्सो टेल मी कि होता क्या मेंटल फटीग की वजह से हम सिर्फ लाइब्रेरी में या फिर रीडिंग रूम में बैठे रहते हैं, क्लॉक तो टिक करते रहते हैं, दिमाग में कुछ नहीं जाता है, वो कॉन्सेंट्रेशन लेवल नहीं होता और उससे फ्रस्ट्रेशन और पाइल अप होते जाता है कि यार एग्जाम इज नियरिंग बाय, अभी ये क्या चालू हो गया है यहाँ पे। हुआ है आपके साथ या फिर कैसे कर? ये सर ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि किसी एक के साथ होगा। ये अगर जितने भी लोग क्लियर कर रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं, सबके साथ ये फेज़ आता है कभी ना कभी, थ्रू आउट द डे या थ्रू आउट द वीक या थ्रू आउट द मंथ, कभी ना कभी होगा। तभी उसमें फर्स्ट कैटेगरी के एस्पिरेंट कैसे होते हैं कि जिनको सिर्फ पढ़ाई का भी मेंटल फटीग आ रहा है। तो उसमें मतलब मैं कभी कभी मेरे को ऐसा होता था तो मैं सिर्फ है ना सर उस टाइम पर टेस्ट देता था। अगर मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मेरे को टेस्ट देने में मज़ा आता था सर, कि चलो एक बोर हो रहे हैं तो टेस्ट दे दिया, 2 घंटा अपना यूटिलाइज हो गया। अभी दूसरी कैटेगरी होगी कि उनको मतलब प्रॉपर अभी ऐसा है कि कुछ भी मन नहीं कर रहा है, तो सर उनके लिए मैं बोलूँगा सर ऐसा, अगर ऐसा एग्जाम नज़दीक है तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते पढ़ाई के अलावा। आप अगर वीकली या कभी भी आपको ऐसा बहुत फटीग हो जाए तो 2 to 3 आवर्स आप ब्रेक लीजिए, मतलब पढ़ाई से, कि आप दूसरे दिन और स्ट्रॉन्ग आ पाए। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप अगर बिगाड़ ही नहीं सकते टाइम, क्योंकि हम ह्यूमन है, मतलब एट द एंड हमारा भी एक हो जाता है कि ये ठीक है। तो 2-3 घंटा ब्रेक लीजिए और आपको जो भी पसंद है वो करिए। अगर आप कुछ मतलब आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है वो खेल लिया, या फिर आपको कुछ मतलब वेब सीरीज़, मूवी या कुछ भी है, ये किस लिए होता है कि आप दूसरे दिन वो फ्रेश माइंड से आए। क्योंकि अगर ये आप मेंटल फटीग कंटिन्यू करेंगे ना तो वो पूरा आपका हफ्ता बिगाड़ देगा। तो वो एक एडवाइजेबल चीज़ नहीं है। या तो फिर अगर आप थर्ड में मेरे को पूछोगे, अगर ये डेली बेसिस पे हो रहा है, अगर इस दोनों से सॉल्व नहीं हो रहा है तो ट्राई टू मेडिटेट सर। मतलब डेली 10 मिनट, 15 मिनट, हाफ एन आवर, मतलब जितना आप बैठ पा रहे हो। क्योंकि एक होता है मेंटल पीस एक बना रहता है, क्योंकि अभी इतनी सारी चीज़ें चलेगी, आपके आजू बाजू लोग ये बोलेंगे वो बोलेंगे। अगर लाइब्रेरी में भी हो तो आपके आजू बाजू लोग 10 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे सब पढ़ रहे हैं, तो आपको वो भी प्रेशर नहीं आएगा। आपका माइंड अपने पे फोकस होना चाहिए, ना कि दूसरों पे। तो वो भी एक मेंटल फटीग का वो भी एक रीज़न होता है कि आप कंपैरिजन में चले जाते हो कभी कभी, कि यार मैं इतना पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, वो उतना पढ़ रहा है। तो हमेशा अपने आप को है ना अपने ओल्डर सेल्फ से कंपेयर कीजिए, तो आपको एक कंस्ट्रक्टिव आउटकम मिलेगा,
ना कि वो कर रहा है या मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एक सीट नहीं है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, 14,000 लोग कर सकते हैं। अगर उसको आ रहे 120 मार्क तो भाई बहुत सही बात है, पर मुझे तो उतने चाहिए भी नहीं ना, मेरे 100 के आजू बाजू आ गए, फिर भी मेरे को सर मेंस का सीट मिल ही रहा है। तो वो भी नहीं होना चाहिए कि उसको इतना आ रहा है मेरे को इतना आ रहा है, क्योंकि मेंटल फटीग का ये भी एक रीज़न होता है कि पीयर कंपैरिजन भी हम करते हैं तो भी ऐसा होता है कि हम वो नहीं, ये इतना कर रहा है, मैं इतने करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो मेरा क्या होगा, वो सब हमें आने ही नहीं देना। तो ये मतलब डिपेंड करेगा आप कौन सी कैटेगरी के मतलब आप आते हैं उस हिसाब से। यस एग्जैक्टली राइट, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपने 2-3 घंटे का ब्रेक बोला तो बच्चों का ये भी कंसर्न होता है कि मुझे भी होता था आगे कि यार ब्रेक ले लिया, वो गिल्ट भी आता है अंदर से, अरे यार मैं तो सीरियस एस्पिरेंट हूँ या नहीं। एंड पर्टिकुलरली कब होता है, इफ़ यू हैव बर्डन ऑफ पास्ट फेल्यूअर्स, कि यार मेरे 2 प्री ही नहीं निकले, या फिर मेरे मार्क्स कम आए लास्ट टेस्ट में, और मैं ये क्या कर रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, वेब सीरीज देख रहा हूँ, क्या करें फिर इस केस में, क्या लगता है? बट सर ये 2-3 घंटा ऐसा नहीं है ना कि रोज करना है हमें, हाँ ये ऐसा है कि 15 दिन पे कर लिया आपने ऐसा, क्योंकि अगर ये आप नहीं कर रहे हो तो शायद ये एक दिन का 2-3 घंटा आप बचाने के चक्कर में एक हफ्ते के रोज पूरा 2 हफ्ता खराब हो जाएगा ये। तो हमें वो देखना है कॉस्ट बेनिफिट, मतलब कहाँ पे ये 2-3 घंटा, अगर ऐसा है सर ये एग्जाम इतना भी नहीं मांगते कि आप 2-3 घंटे भी खुद को ना दे पाओ, मतलब हफ्ते भर में 15 दिन में। और प्रीलिम्स में तो नहीं ही, क्योंकि सब हम जनवरी से पढ़ रहे हैं, मेंस में आपको पता है सर 80 दिन में पूरा सिलेबस हो गया, ऑप्शनल वगैरह, इधर तो हम ऑलमोस्ट 4-5 महीने का टाइम होता है, तो वो 2-3 घंटे मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि यू कैन स्नीक आउट थ्रू योर डेली शेड्यूल। और वो जैसे दर्शन ने भी कहा और मेरा भी यही मानना है कि यार डोंट डू वायलेंस विथ योरसेल्फ। यस सर, मतलब अगर आप इतना मैकेनिकल कर रहे हो, यू आर वर्किंग लाइक अ रोबो, अरे मशीन को भी थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब यू हैव टू मेक इट कूल, और थोड़ा कूलिंग ऑफ का टाइम देना चाहिए। सो डोंट डू द सेल्फ वायलेंस, थोड़ा सा टाइम निकाला कीजिए खुद के लिए इसमें से, सो दैट विल बी द गुड थिंग। अगला मेजर कंसर्न ऐसे भी होता है कि बहुत बार ऐसे चलो सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बट फिर भी प्रिपेयर करने के बाद भी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता है अंदर से, वो फील गुड फैक्टर रहते हैं ना कि अंदर से नहीं आता है। फिर मुझे क्या लगता है कि मुझे बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ। अभी यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट भी, मेंस फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, टॉपर्स के टॉक से। तो क्या लगता है आपको कि ये मोटिवेटेड कैसे रहा जाए, कि ये आगे के 2 महीने क्या करना चाहिए इसके लिए? ये नेक्स्ट ले सो मोटिवेशन अभी 2 टाइप के होते हैं। तो बहुत बार तो ऐसे भी होता है कि डिसिप्लिन की जगह पे अभी मोटिवेशन लगने लग जाता है। एक होता है इनर मोटिवेशन, राइट, और सर दूसरा होता है आउटर। हमारा फोकस सर इस पे ज़्यादा हो जाता है एग्जाम आउटर मोटिवेशन पे, कि भाई एग्ज़ाम ग्लोरिफिकेशन या फिर जो एस पे IAS की एंट्री या फिर लबासना के वीडियोस ये वो, तो ये सर क्या 2-3 दिन लास्ट करेगा, उसके बाद क्या सर? बार वो बूस्टर डोज लगता है इसको। ये सर मतलब डोपामिन है वो 2-3 दिन के लिए होता है, मतलब ये कोई लॉन्ग टर्म डोपामिन नहीं है। तो सर ये इसके लिए ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक आपका कोई इनर रीज़न मतलब इनर मोटिवेशन स्ट्रांग नहीं है ना सर, वो नहीं होगा सर, क्योंकि ये मैंडेटरी है। क्योंकि अगर इसके बिना आप सिर्फ इस पर रिलाई कर रहे हो तो आपका आधा दिन तो सिर्फ आप मोटिवेशन इकट्ठा करने में चला जाएगा कि मेरे को मतलब 12 घंटे पढ़ना है तो मेरे को 6 घंटे तो मोटिवेशन लेना पड़ेगा। बट अगर ये स्ट्रांग है अपना तो आपका पता है कि मैं सस्टेन करूँगा, क्योंकि ये गेम सर मैराथन है एट द एंड। तो ये तो ज़्यादा दिन आप सस्टेन नहीं कर सकता, आपका इनर जो है ना वो स्ट्रांग होना ही चाहिए, तो ही आपको वो कॉन्फिडेंस आप मतलब खुद को एक बैक कर सकते हो। या अगर आपको ऐसा है कि कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप जो नॉन UPSC लोग हैं ना उनसे बात कीजिए, मतलब जो ये आपके प्रिपरेशन में नहीं है ना वो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर, अपने लोगों से बात करते हैं, हम हमारा टेंशन बताते हैं, वो हमारा बताते हैं, उनका टेंशन भी अपने को अपना लगने लगता है। तो सर अपने घर वाले या मतलब दोस्त जो मतलब प्रिपरेशन में नहीं है उनसे बातें कीजिए। कभी कभार आपको अगर लो फील कर रहा है, ये कर रहे हैं, तो आपको वो मतलब बताएंगे ना, तो चलो नहीं वो अच्छी बातें बताएंगे, वो कहीं तो आपको अच्छा भी लगेगा कि चलो भाई नहीं, इसके बाहर भी एक दुनिया है। अगर इनमें ही आप सर हो जाएंगे ना तो वो फिर बहुत हो जाता है। लेकिन दर्शन यहाँ पे एक दिक्कत ऐसी होती है कि आपने भी ये नोटिस किया होगा कि लॉट ऑफ योर कलीग्स की इंजीनियरिंग के बाद सीधा MS करने चला गया, किसी को 10-15-20 लाख का पैकेज लग गया, किसी दोस्त के साथ बात करने लग जाता हूँ तो वो अलग से वो डर बैठ जाता है कि अरे बहुत साल हो गए मैं इस फील्ड में हूँ, मेरे तो 2 प्रीलिम्स ही नहीं निकले, बाकी के बंदे आके निकल गए और मैं वही के वही रुक गया। तो इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे कट देयर ओल्ड रिलेशंस, दोस्त हो जाए, फ्रेंड्स रहे या फिर रिलेटिव्स रहे, वो बातें करना कम कर देते हैं।
आपने कैसे डील किया था ऐसे सिचुएशन? सर मैं तो ये चीज़ मैं नहीं मानता हूँ ऑनेस्टली कि मैं पूरा ग्रुप कट ऑफ कर दूँ, या मतलब मेरे जो भी दोस्त होंगे वो आज तक मेरे कांटेक्ट में, जो Right. स्कूल के दोस्त हैं, Right. कॉलेज के तो ठीक है मतलब वो भी है कांटेक्ट में, बट स्कूल से भी अभी जो मेरे दोस्त थे उनसे भी मेरा बात होते रहता है, पर वो तो मेरे लिए सर एक मोटिवेशन है बट ये ना। अंदर से ऐसे लगता नहीं है कि यार ये लोग तो अभी सेट हो गए लाइफ में, और मेरे तो 2-3, क्योंकि आपने भी जो पहले 1-2 प्रीलिम्स दिया था प्रॉब्लम आया था, यस यस लेकिन एक बार जब आपने काम किया, ये सारी चीज़ें वर्कआउट किया, तो आपने थ्रू आउट Yes. 2-3 बार प्रीलिम्स बैक टू बैक निकाला है, वो भी अच्छे मार्क्स से। Yes. तो जब नहीं हो रहा था तो क्या माइंडसेट था आपका, और आपने कैसे ओवरकम किया था फिर इसे? सर एक वो जो आप बोल रहे हैं ना कट ऑफ करना या नहीं करना, उसमें भी एक कैटेगरी होनी चाहिए। आपके जो रियल दोस्त होंगे ना, तो आपका हो रहा है नहीं हो रहा है तो आपका एक बैकअप बन के खड़े रहेंगे। जो आपके मतलब सिर्फ नाम के जो फ्रेंड्स या पीयर ग्रुप है तो वो आपको नहीं होने पे और प्रेशर देंगे। बट जो मतलब मेरा एक है कि सर मेरे आजू बाजू के जो मेरे सराउंडिंग है, जो मतलब पुणे में भी मेरे दोस्त है कुछ जो मेरे राजकोट मतलब जहाँ पे भी मेरा ग्रुप है वो है सब, तो वो सर नहीं होता था तब भी वो मेरे को कांस्टेंट बोलते थे कि नहीं भाई कर लेगा तू। राइट। ऐसा नहीं था कि छोड़ दे, नहीं हो सकता है ये वो, क्योंकि वो सर ऐसा मतलब उसमें भी डिपेंड करता है कि आपके सर्कल कैसा है। करेक्ट। तो मेरा सर्कल ऐसा है कि सर अभी भी अगर मेरा भी कुछ भी डिसीजन रहता है ना तो उनको पता होता है, वो मतलब बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले, हो जाएगा। राइट। ऐसा अगर आपको आपका सर्कल ही टेंशन वाला है तो मैं बोलूँगा कट ऑफ कर दीजिए। कट ऑफ कर दिया। हाँ, अगर वो आपको और प्रेशर दे रहा है कि भाई मैं तो ये घूम रहे ये घूम रहे हमको, तू क्या कर तू रहा क्या है, कर रहा है यहाँ ऐसा पे? ऐसा वाला नहीं होगा। अगर आपका वो ऑनेस्ट ग्रुप होगा ना तो आपको हमेशा बोलेगा अरे कोई नहीं चल तेरा भी अपन तेरे टाइम पे भी तेरे जो फ्री होगा तब भी जाएंगे ये करेंगे। तो वो एक होता है कि आप समझते हैं कि आपका दोस्त कौन है कौन नहीं है, वो ये प्रिपरेशन आपको सिखा देती है। राइट, एग्जैक्टली। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड होना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है कि वो जैसे आप आउटर मोटिवेशन ही देखते जाते हो। आई थिंक ये आउटर मोटिवेशन जो बंदे देखते हैं कि द प्रॉब्लम विद दोस पीपल सच पीपल इज दैट कि उनके पास ऐसा कोर ग्रुप ही नहीं है। Yes. सो दैट्स व्हाई दे कॉन्स्टेंटली नीड दैट मोटिवेशन कि लबासना के वीडियोस हो गए, Yes, ये हो yes. गए, वो हो गए। एंड गाइस अगेन आई आल्सो सिंसियरली फील दैट कि आउटर मोटिवेशन से एग्जाम नहीं निकलता Yes, yes. है। यू हैव टू हैव दैट फियर फायर इनसाइड यू, Yes, yes. अदरवाइज ये एग्जाम नहीं निकलता है यहाँ पे। ये तो एक कैटेगरी हो गई। दूसरे बंदे ऐसे भी है दर्शन कि मार्क्स आ रहे, कंसिस्टेंटली टेस्ट में टॉप कर रहे हो, 100, 110, 120 आ रहे, वो अलग टेंशन में चल रहे हैं कि यहाँ पे मार्क्स आ रहे, फाइनल एग्जाम में नहीं आएंगे। और होता भी वैसे ही है कि सर मैंने मॉक दिए थे, मॉक में स्कोर्स भी आ गए, और जब फाइनल में दिया एग्जाम 25 का तब मेरा 80 आ गए स्कोर। क्या लगता है आपको ऐसे माइंडसेट के साथ कैसे डील होना चाहिए? सर ऐसे में प्रॉब्लम क्या होता है कि इन्होंने एक ही मॉक मतलब एक ही इंस्टीट्यूट पे फोकस किया है, तो उधर उनका मास्टर ही हो गया। मतलब कि ये अगर ये इंस्टीट्यूट का मॉक होगा तो उसमें वो लोग मतलब उसके अच्छे ही मार्क्स आएंगे, करेक्ट। तो वो नहीं चाहिए हमें। अगर उन्होंने वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूट से जो मैंने बोला कि दो FLTs दी है, अगर वो दे रहे हैं तो उनका सच में वो लेवल है कि वो 100-110 कंटिन्यूस ला रहे हैं। और दूसरे होते हैं कि सच में वो 100-110 सब इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, बट उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो ज़्यादा मतलब एक UPSC को इतना मतलब उन्होंने डरा दिया है कि उधर तो आएंगे ही नहीं। बट मैं आपको सर बोलूँगा मॉक से 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा ही आते हैं UPSC में। मेरे मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा ही आते हैं। पर वो कब होगा, जब मैंने आपको बोला कि वो पूरे PYQ सारे फोकस किए हैं, लास्ट के 5 दिन थे तो मैंने वो सारे पेपर्स दिए हुए हैं कि ये PYQ, तो आपको वो लगेगा ही नहीं उस दिन कि ये UPSC का पेपर है। राइट। सो यू आर दैट मच फेमिलियर विद द प्रोसेस एंड Yes. एग्जाम की इट्स लाइक कि पेपर भी एक अलग मौकी लगता है वहाँ Yes. पे वो। राइट, एग्जैक्टली। सो बेसिकली देखिए कि जैसे दर्शन ने कहा था ये पूरे सेशन में कि 3R, जैसे आपने कहा कि सबसे पहले तो रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए, एंड देन जो रिस्क मैनेजमेंट, जो इलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह जो है वो यहाँ पे आप इस्तेमाल कीजिए, एग्ज़ाम निकल जाता है। ट्रस्ट द प्रोसेस, देयर आर नो फैंसी ट्रिक्स गिमिक्स कि 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, हो भी जाएगा, बट प्रोवाइडेड कि आपका फाउंडेशन अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। Yes. राइट। सो दिस वॉज द होल क्रक्स ऑफ दिस सेशन कि किस तरीके से आगे जाना है, क्या जाना है। हमने आपको शेड्यूल भी बताया कि आगे 60 डेज का स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर स्टार्टिंग वन इनिशिएटिव फॉर यू पीपल वेयर दर्शन विल बी एसोसिएटेड विद अस। अगर आपको दर्शन के साथ बात करना है, मिलना है, आप ऑफिस में आके बात कर सकते हो। यू कैन हैव हिज कॉन्टैक्ट फ्रॉम ऑफिस नंबर एज वेल। सो कुछ भी दिक्कत हो, ही विल बी मेंटरिंग यू पीपल एट आवर एंड। तो आगे क्या करने वाले हैं हम, एंड लेट मी टेल यू दिस थिंग कि वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दिस। We just need sincere aspirants who seriously want to clear this examination.
तो देर आर 3 टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स जो अभी हमने जो डिस्कशन किया। सबसे पहले तो ये है कि जिनका मार्च एंड तक के सारा पढ़ के हो चुका है, यस अभी वो सिर्फ फुल लेंथ के लिए रेडी है। वेटरन्स पर्टिकुलरली इस कैटेगरीज में आते हैं। Yes. सेकेंड एस्पिरेंट्स ऐसे है कि जो फ्रेशर्स और कंपेरेटिवली 1-2 अटेम्प्ट वाले हैं कि जो किसी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, प्रयास का कर रहे हो और किसी इंस्टीट्यूट का कर रहे हो, एंड दे आर सिंसियरली फॉलोइंग द शेड्यूल। टेस्ट के हिसाब से उनका शेड्यूल चल रहा है, ये सेकेंड कैटेगरी है। एंड थर्ड कैटेगरी इसकी शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा है, कोई भी प्रयास का रहे या फिर XYZ इंस्टीट्यूट का रहे। 3 कैटेगरीज है, तीनों के लिए गाइज अलग अलग प्लान्स होने चाहिए। तो रफ प्लान हमने यहाँ पे बता दिया। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दर्शन इज गोइंग टू बी विथ अस। सो हम ऐसे इंटरैक्टिव सेशंस रखा करेंगे, जूम पे रखा करेंगे। वी आर गोइंग टू फ्लोट द गूगल फॉर्म फॉर दिस। तो उसमें कुछ क्वेश्चनियर रहेगा, उससे हमें पता चलेगा कि आप किस कैटेगरी में हो। इवन इफ यू आर इन द फर्स्ट कैटेगरी कि जिसका सब पढ़ के हो चुका है, नाउ दे आर एंटरिंग इनटू द फाइनल स्टेज। सेकेंड कैटेगरी की जो साथ में चल रहे हैं, और थर्ड की जिनका बैकलॉग है। गाइज एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या है, आप किसी भी कैटेगरी में हो, फाइनल एग्जामिनेशन इज देयर ऑन 24th ऑफ मे। सबको एक जगह पे लाके एग्ज़ाम क्लियर करवाना है, राइट। तो ये सेंट्रल थीम रखते हुए हम आगे एक इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इज गोइंग टू बी ओपन टू ऑल। जस्ट वी वांट सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी। एफर्ट्स सिंसियर होने चाहिए, एग्ज़ाम तो निकल जाता है। क्योंकि कल ही जब मैं दर्शन के साथ बात कर रहा था, दर्शन वॉज टेलिंग कि अगर आपको मार्क्स भी आ रहे, यू नीड समवन टू टॉक। यस या आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मतलब मैंने भी जो अटेम्प्ट दिए है तो उसमें भी मैंने भी एक मेंटरशिप के लिए मतलब एक रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ पता सब है कि अभी एक टाइम के बाद मुझे सब पता है। बट कोई एक होता है ना जो रिलायबल क्रेडिबल इंसान, अगर वो चीज़ सिर्फ रिपीट भी कर रहा है ना, तो अपना एक मेंटल पीस बने रहता है कि हम कोई गलत डायरेक्शन में नहीं है। अगर कुछ कुछ लोग ऐसा भी होता है कि उनको पता भी नहीं है, तो उनके लिए भी वो ज़्यादा हेल्पफुल है। बट वो एक होना चाहिए किसी का हैंड होल्डिंग थोड़ा बहुत, कि थ्रू आउट आपको एक एग्जाम तक थोड़ा एक आपका मेंटल पीस बनाए रखे। क्योंकि सर ये एट द एंड कोई नॉलेज का एग्जाम है। वो तो प्रीलिम्स इज नथिंग अबाउट लाइक नॉलेज एग्जाम, इट इज़ अ एग्जाम ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। तो वो डिसीजन मेकिंग आपका कब स्ट्रांग होगा कि आपको कोई थ्रू आउट साथ में रख रहा है, ये रख रहा है, आपका मेंटल पीस बना रहेगा। अगर आप मेंटल हेज में हो, आपका कोई मतलब मेंटल पीस है ही नहीं, तो आप डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे स्ट्रांग? तो एट द एंड वो गेम ही पूरा उसका है कि मेंटल पीस होना चाहिए। बिकॉज स्टेक्स आर वेरी हाई इन दिस एग्जाम। क्योंकि आधे एक मार्क से भी प्रीलिम रह जाएगी तो यार 1-1.5 साल चला जाता है इसमें। सो यू पीपल जस्ट नीड वैलिडेशन। इफ़ यू आर ट्रस्टिंग अस, यू कैन कम एंड वैलिडेट थ्रू अस कि सर ये मेरा प्लान है, ये चलेगा। तो इसीलिए वी हैव डिवाइडेड द कैंडिडेट्स इन 3 कैटेगरीज। सो जूम थ्रू इंटरैक्टिव सेशंस ही रहेंगे। सो वीकली या फोर्टनाइटली हम प्लान करेंगे, जैसे आप लोगों के रिक्वायरमेंट रहेंगे उस तरीके से। बट टिल देन जो आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया, जो दर्शन ने हमें बताया, सो अगर आपको लगता है कि यू कैन प्लान द थिंग्स अकॉर्डिंगली तो फॉलो कीजिए। क्योंकि अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, there is no thumb rule to clear this exam. This is his way of clearing this exam. That was my way of clearing this exam. You might be having some another strategies or tricks to clear this exam. अगर आपको वैलिडेशन चाहिए, एक बार आइए, बात कीजिए, मिलेंगे, उस हिसाब से आगे का स्ट्रैटेजी करेंगे। बट द बॉटम लाइन इज कि whenever we'll be discussing things on 25th of May, डिस्कशन shouldn't be like कि सर अभी प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, अगले साल का क्या करना है। डिस्कशन शुड बी कि सर प्रीलिम्स निकल रहा है, मेंस में क्या डिस्कशन। ठीक है। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट वी आर टेकिंग लीव फ्रॉम यू पीपल। कुछ भी दिक्कत हो, फील एब्सोल्युटली फ्री टू रीच आउट टू अस। दर्शन विल बी विथ अस। इफ यू वांट टू डिस्कस विथ मी, आई विल बी देयर विथ यू पीपल। सो टिल नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।